Hello all. Sorry for the slight delay. Few people had issues with joining, I think. So we were sorting that out. Hope you all can hear me properly. Can you all see me properly? Is this okay? Yeah. Azhar is saying voice. There's some problem with voice, is it? Clear. Everybody's saying clear, clear, clear. No issue, no issue. Azhar, if there is an issue, देखिए आप अपने तरफ से देख लेना. यहाँ पर सब it's working fine. So maybe it could be your internet. Okay. Saksham says good evening. Perfectly audible. Great. Okay, thank you. Amit, okay, from the first batch of Joshua. Yeah, I'm doing well. How are you doing here? Good to see you here. Okay, thank you, Alina. Thank you, Rashid. All right, so yeah, today there's no teaching. Okay. This is a session that a lot of people had requested for. I mean, request is one thing. बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे क्लास में ही पूछ लेते हैं कि व्हाट इज इट लाइक, या ये कैसे होता है. आप कुछ लोग पूछते हैं सैलरी कितनी मिलती है, कुछ लोग पूछते हैं कि क्या करते हैं सुबह, कब कोर्ट जाते हैं, कब आते हैं, कोर्ट में क्या करते हैं, चेंबर में क्या करते हैं, ऐसे. तो वी थॉट एक सेशन ही कर लें हम, ये सब पीस मील में बताने की वजह सब कुछ. कोई नोट्स आपको लिखना नहीं है इसमें, बस आप सुन लें. यू विल, एंड उसके बाद आई विल टेक योर क्वेश्चंस आल्सो टुवर्ड्स द एंड. ऑलमोस्ट 1 आवर तक आप बस मुझे सुनने हैं, उसके बाद मैं आपके कुछ सवाल भी लूंगा आपके. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ इट. ऑलराइट, नाउ फर्स्ट इज, what is it to be in the judiciary? You are going to be a class A officer, class 1 officer, and generally in most states the all India service rules will apply. देखिए, जनरली एक परसेप्शन है ना, एक तो आप you will get into the government. There are two primary ways of getting into the government. One is election, the other is selection. You can get elected, तो ठीक है, आप सरकार बनाएंगे तो you will get a lot of power. You can do a lot of things. State exchequer, state के funds आपके disposal पे रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा power मिलता है. That is election. दूसरा है selection. Selection मतलब सबसे बड़ा एग्जाम कौन सा माना जाता है? सिविल सर्विसेज, यूपीएससी का. यूपीएससी सिविल सर्विस इज यूपीएससी का सिविल सर्विस इज कंसिडर टू बी द एग्जाम, राइट, कि सबको आईएएस बनना है. और उसके अंदर भी देयर आर अबाउट 23-24 सर्विसेज इन यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम. उसके अंदर भी एक ऐसी हायरार्की बन चुकी है. यूपीएससी डज नॉट कॉल इट अ हायरार्की, बट एक हायरार्की बन चुकी है, एंड that is, IAS is considered to be the most, let's say, prestigious, then IPS, then maybe Indian Revenue Service, या कुछ लोग फॉरेन सर्विस को भी प्रेफर करते हैं ओवर IAS and IPS and so and so forth. उसके बाद फिर रेवेन्यू सर्विस में GST and then income tax, IT, and उसके बाद फिर there is railways, there is accounts and audit, corporate law service, बहुत सारे सर्विसेज हैं, पोस्टल सर्विस एंड डैनिक्स, टैनिप्स, दिल्ली की एंड अंडमान पुलिस, एक्सेट्रा. तो देयर आर ऑल दीज सर्विसेज, राइट. देन देयर इज जुडिशरी, जिसका यूपीएससी एग्जाम नहीं करवाता. हर स्टेट में अलग एग्जाम होता है, और या तो पब्लिक सर्विस कमीशन करवाता है या हाई कोर्ट करवाता है, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट. इसलिए जहां पर पब्लिक सर्विस कमीशन से आता है तो उसको पीसीएसजे कहते हैं, पब्लिक प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशरी. ठीक है, तो वेयर डज दिस लाई? अब आईएएस आईपीएस का हमको पता है, क्योंकि ऑफ कोर्स काफी लोगों को पता है कि क्या कार्डर वहां पर मिलती है. अगर आप आईएएस बनते हैं तो सबसे पहले आपको क्या, कौन सी पोजीशन मिलती है? एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट आप बनते हैं, फिर जॉइंट कलेक्टर बनते हैं, फिर कलेक्टर बनते हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट. उसके बाद आप यू बिकम सम और द अदर एडिशनल सेक्रेटरी, और फिर बाद में जाके सेक्रेटरी. सो इफ यू लकी चीफ सेक्रेटरी, अगर आप सेंटर डिप्यूट हो गए तो वहां पर फिर सेंटर मिनिस्ट्रीज में भी आप सेक्रेटरीज बनेंगे. फिर अल्टीमेटली द बिगेस्ट आईएएस पोजीशन इज कैबिनेट सेक्रेटरी. ये कार्डर अक्सर लोगों को पता होता है. पुलिस का भी अक्सर लोगों को पता होता है कि आप क्या बनते हैं. आप एडिशनल एसपी बनते हैं, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एंड देन फिर उसके बाद
you proceed. Commissionerate अगर हो तो you will become ACP, Assistant Commissioner, Additional Commissioner of Police, not Assistant, Additional Commissioner of Police. Then you become DCP, Deputy Commissioner of Police. Then you become CP, Commissioner of Police, and then you go ahead. ये सब पता होता है. तो where does judiciary fall? जो judiciary से जो आते हैं, judge का जो position होता है वो कहाँ पर होता है? ये कंपैरिजन वैसे जनरली नहीं करना चाहिए, लोग करते हैं, ठीक है, बट इसलिए नहीं करना चाहिए बिकॉज जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट, इट इज नॉट सपोज टू बी कंपेयर्ड विथ ऑल ऑफ दिस. लेकिन जब एक प्रोटोकॉल की बात की जाती है कि इन द सेंस व्हाट इज, फॉर एग्जांपल आप जुडिशरी का एग्जाम आपने क्लियर किया तो पहली पोजीशन आपको क्या मिलती है? यू विल बिकम सिविल जज, और दिस इज ऑन द सिविल साइड. सिविल साइड आपको you will become civil judge junior division. ओके, सिविल जज जूनियर डिवीजन. कुछ स्टेट्स में उसको कहते हैं जूनियर सिविल जज, कुछ स्टेट्स में कहते हैं सिविल जज और ब्रैकेट में लिखते हैं जूनियर डिवीजन. सिविल साइड में दिस इज द पोजीशन दैट यू विल गेट. क्रिमिनल साइड में सीआरपीसी अप्लाई होगा तो सीआरपीसी में कौन सा पोजीशन आपको मिलेगा? यू विल बिकम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. क्रिमिनल साइड पे यू बिकम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. अगर आपकी पोस्टिंग सिटी में हो, कोई एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में हो, तो वहां पर इसी जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को हम कहते हैं मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट. पावर्स सेम है, बस वो टर्मिनोलॉजी बदलती है. अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में हैं तो मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट कहते हैं, अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में नहीं है, कोई टाउन में है, तो यू आर कॉल्ड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. ये क्रिमिनल साइड है. एंड सिविल साइड है सिविल जज जूनियर डिवीजन या जूनियर सिविल जज, जैसे भी आप. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ये आपका अपॉइंटमेंट होगा, आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी. अबाउट 12 months की ट्रेनिंग इज व्हाट इज प्रेवलेंट ऑलमोस्ट अक्रॉस द इंडिया. 12 महीने की ट्रेनिंग जो मिलती है वो. अच्छा, एक मिनट. So then there is judicial magistrate of first class on the criminal side and civil judge on the civil side, right? Junior division. This is the first level. When you are recruited, आपका जब रिक्रूटमेंट हो जाता है, देखिए रिक्रूटमेंट के स्टेजेस में मैं बाद में आता हूँ क्योंकि वो एग्जाम की बात होती है, एग्जाम की बात हम बाद में करेंगे. अब हम मान के चल रहे हैं आप सेलेक्ट हो गए, गॉड विलिंगली यू विल बी सेलेक्टेड. ओके, जब आप सेलेक्ट हो गए, आपको सिलेक्शन प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा. उसके बाद एक गवर्नमेंट ऑर्डर आता है, जीओ हम कहते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर आता है. इट विल बी साइंड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट. द गवर्नर विल अपॉइंट यू. हाई कोर्ट रेकमेंड करता है गवर्नर को, गवर्नमेंट को. लॉ सेक्रेटरी के पास हो जाता है, सेक्रेटरी ऑफ लॉ. सेक्रेटरी ऑफ लॉ विल वेरीफाई एंड प्लेस इट बिफोर द मिनिस्टर ऑफ लॉ. आपके स्टेट में जो डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के जो मिनिस्टर होते हैं उनके पास, वो साइन करके वो भेजते हैं गवर्नर को. गवर्नर जो है जब साइन करते हैं, इट विल बी पब्लिश्ड इन द गेजेट ऑफ दैट स्टेट. जब गेजेट में पब्लिश हो जाता है, आपके नाम के साथ गेजेट में पब्लिश हो जाता है कि यू आर बीइंग अपॉइंटेड बाय द गवर्नर टू बी अ सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. इस तरीके से आपका अपॉइंटमेंट होता है. द मोमेंट यू आर अपॉइंटेड, उस स्टेट में जो जुडिशियल एकेडमी होगी, आपके स्टेट में जो जुडिशियल एकेडमी होगी, देयर you will receive training for 12 months. अब ये ट्रेनिंग हो सकता है एक साथ 12 महीने की ट्रेनिंग दे दें, या कुछ स्टेट्स में जैसे तेलंगाना की मैं बात करूं जहां पर आई एम वर्किंग, एक साथ 12 महीने की ट्रेनिंग नहीं होती है, 4 months के फेजेस में होती है. पहले 4 months ट्रेनिंग दी जाती है, देन पोस्टिंग दी जाती है. 2 महीने के लिए यू वर्क. उस 2 महीने में ज्यादा आपसे एक्सपेक्टेशन भी नहीं होते, आप बस काम करें जो आपको सिखाया गया, थोड़ा बहुत ट्राई टू वर्क. कई जजेस होते हैं जो कोई जजमेंट भी नहीं देते हैं उस 2 महीने में, बस दे आर जस्ट अटेंडिंग द कोर्ट, दे आर प्रिसाइडिंग ओवर द कोर्ट, दे गेट द फील ऑफ लाइक रियल हैंड एक्सपीरियंस. फिर वापस 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, फिर अनदर 2 months दे वर्क. यहाँ पर थोड़ा एक्सपेक्टेशन उनका बढ़ जाता है. नाउ दे आर आस्क्ड टू गिव जजमेंट्स, ऑर्डर्स. देन उसके बाद फिर 4 महीने की ट्रेनिंग होती है, लास्ट फेज, जहां पर यू विल बी आस्क्ड कि आपके जो जजमेंट ऑर्डर्स हैं आपने 2 महीने में दिए वो लेकर आए. देन वो रिव्यू होते हैं, उसके ऊपर कमेंट्स पास किए जाते हैं. देन यू आर ट्रेन्ड इवन फर्दर, आपकी ट्रेनिंग खत्म. तो डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट 12 महीने की ट्रेनिंग होती है.
हाँ, कुछ स्टेट्स में ट्रेनिंग थोड़ी ज्यादा भी होती है। कुछ स्टेट्स में ऐसा भी उन्होंने कहा कि 3 years एडवोकेट प्रैक्टिस अगर है किसी कैंडिडेट का, मतलब आप जज बन रहे हैं और आपकी अगर 3 साल की एडवोकेट प्रैक्टिस एज एन एडवोकेट एज अ लॉयर आपकी प्रैक्टिस है, तो आपको 12 महीने की ट्रेनिंग मिलती है। अगर नहीं है तो 18 months की ट्रेनिंग कहते हैं वहां पर, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस नहीं है कोर्ट एक्सपीरियंस, तो वो 18 months की ट्रेनिंग देते हैं। सो दैट इज ऑल्सो बीइंग डन, वो भी दिया जाता है। ठीक है, सो होप होप ऑल ऑफ दिस इज फाइन, राइट? नाउ आपका अपॉइंटमेंट हो गया एज अ जूनियर सिविल जज एंड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, ये अपॉइंटमेंट आपका हो गया। ओके, नेक्स्ट अब प्रमोशंस हम देखते हैं, व्हाट आर द लेवल्स इन दैट कार्डर। नेक्स्ट व्हाट हैपेंस इज you will be promoted as civil side junior, civil side civil judge senior division, या कुछ स्टेट्स में क्या कहते हैं, सीनियर सिविल जज। ठीक है, सिविल साइड आपका क्या होगा, यू विल बी प्रमोटेड एज सीनियर सिविल जज और सिविल जज सीनियर डिवीजन। वही क्रिमिनल साइड जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास से आपका प्रमोशन होगा असिस्टेंट सेशंस जज पर। ठीक है, प्रमोशन इज असिस्टेंट सेशंस जज। ओके, देखिए जज सेम है, टर्मिनोलॉजी दो है। आप जब सिविल कोई सिविल अगर आप कोई काम करते हैं, तो वहां पर यू विल बी कॉल्ड सिविल जज जूनियर डिवीजन या सीनियर डिवीजन जब आपका प्रमोशन हो जाता है। तो आप सिविल जजमेंट दे रहे हैं, तो ऊपर लिखा होता है इन द कोर्ट ऑफ जूनियर सिविल जज, और नीचे आप जजमेंट में जब साइन करते हो तो सील आपका होता है जूनियर सिविल जज का। अगर आप क्रिमिनल जजमेंट दे रहे हैं, तो ऊपर लिखा होता है इन द कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास या इन द कोर्ट ऑफ असिस्टेंट सेशंस जज, एंड नीचे लिखा होता है, नीचे आपकी जब साइन करते हैं सील पे लिखा होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड यू साइन इट। ओके, तो जज सेम है, एक ही कोर्ट है, ही इज प्रिसाइडिंग, देयर विल बी टू थिंग्स। हाँ, सिटीज में जहां पर लार्ज सिटीज, दिल्ली आप मान लें या हैदराबाद आप मान लें, कोई भी सिटीज, बैंगलोर बॉम्बे मान लें, वहां पर सिविल और क्रिमिनल के लिए एक्सक्लूसिव कोर्ट्स बनाए हैं उन्होंने। तो मतलब सिविल जज जो है वो सिर्फ सिविल देखता है, वो सिर्फ सिविल जज ही है, वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट नहीं है। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जो है वो एक्सक्लूसिव क्रिमिनल केसेस ही देखता है, वो सिविल जज नहीं है। वहां पर वैसे कोर्ट्स हैं, तो अगर आपकी पोस्टिंग वहां पर होगी, आपका ट्रांसफर वहां होगा, तो आप फिर वही टर्मिनोलॉजी से जाने जाएंगे जहां पर होगा। हाँ, 3 साल के लिए आप वहां पर जाएंगे, काम करेंगे, फिर आपकी पोस्टिंग कहीं और होगी। मे बी यू विल बी पोस्टेड टू अ कोर्ट विच इज कॉल्ड जूनियर सिविल जज कम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, यू विल बी वर्किंग एज बोथ डिपेंडिंग ऑन द कोर्ट। बट ये एक कार्डर के हैं, सिविल जज जूनियर डिवीजन, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। प्रमोशन हो जाए तो सिविल जज सीनियर डिवीजन और क्रिमिनल साइड असिस्टेंट सेशंस जज। उसके बाद जो प्रमोशन होता है वो क्या होगा, सिविल साइड यू विल बी डिस्ट्रिक्ट जज। नेक्स्ट प्रमोशन होगा सिविल साइड यू विल बी डिस्ट्रिक्ट जज एंड क्रिमिनल साइड यू विल बी सेशंस जज। ठीक है, सीनियर सिविल जज से आप डिस्ट्रिक्ट जज बनेंगे और क्रिमिनल साइड आप सेशंस जज बनेंगे। ओके, दीज आर द 3 levels दैट यू हैव इन डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। इसके ऊपर अगर आपके रिटायरमेंट के लिए अभी बहुत टाइम है, आपकी सर्विस है, आप सीनियर बन गए, तो देन नेक्स्ट स्टेज यू विल रीच इज यू विल बिकम अ हाई कोर्ट जज। आप हाई कोर्ट जज बनते हैं इसके बाद। ओके, ये बेसिक मैंने आपको हायरार्की बताई है, ये बेसिक कार्डर मैंने आपको बताया कि 3 लेवल्स ऑफ कार्डर होते हैं लोअर जुडिशरी में। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट कार्डर होता है, जूनियर सिविल जज एक ही कहते हैं। नेक्स्ट कार्डर होता है सीनियर सिविल जज असिस्टेंट सेशंस जज। नेक्स्ट कार्डर होता है डिस्ट्रिक्ट जज एंड सेशंस जज। ये कार्डर्स होते हैं, ये 3 लेवल्स ऑफ प्रमोशन। उसके बाद हाई कोर्ट। हाँ, ऐसे हो सकता है कि उन जजेस को दूसरे कुछ पोजीशंस पर भी उनको भेजा जा सकता है, जैसे कि एक असिस्टेंट सेशंस जज मे ऑल्सो गेट ड्यूटीज ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। ओके, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मतलब मैजिस्ट्रेट्स का ये बॉस है। एक डिस्ट्रिक्ट में मान लीजिए 10 मैजिस्ट्रेट्स बैठे हैं एक डिस्ट्रिक्ट में, इन सब मैजिस्ट्रेट्स को कंट्रोल करने वाला
एक जज होता है, ही विल बी कॉल्ड चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। उसका उनका कंट्रोल और सुपरविजन होता है मैजिस्ट्रेट के सामने, मैजिस्ट्रेट के ऊपर। ये चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, जाहिर सी बात है, अगर मैजिस्ट्रेट्स के ऊपर सीजेएम, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का कंट्रोल हो रहा है, तो वो खुद एक नॉर्मल मैजिस्ट्रेट तो नहीं होंगे। वो कौन से रैंक से आएंगे? वो असिस्टेंट सेशंस जज के रैंक से आते हैं, मतलब सेकेंड लेवल, उस रैंक से वो आते हैं। और अक्सर डिस्ट्रिक्ट्स में ऐसा होता है कि असिस्टेंट सेशंस जज होते हैं, उन्हीं को हाई कोर्ट एक नोटिफिकेशन इश्यू करके कहती है कि यू आर ऑल्सो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। आप असिस्टेंट सेशंस जज जरूर हैं, यू विल ऑल्सो परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, अलग से नहीं करते। जबकि सिटीज में अगर आप देखें तो शायद वहां पर अलग से होते हैं, क्योंकि इतने सारे मैजिस्ट्रेट्स होते हैं। जैसे हैदराबाद में आप देख लें, सिर्फ हैदराबाद की सिटी की मैं बात करूं, देयर आर एटलीस्ट 35 मैजिस्ट्रेट्स। तो इतने लोगों के लिए फिर चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स भी बहुत सारे होते हैं वहां पर, सेशन असिस्टेंट सेशन बहुत सारे जजेस होते हैं, तो वहां पर मल्टीपल हो सकते हैं, बट कार्डर वाइज प्रमोशन के लिए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्रमोशन कब मिलता है ना? व्हेन विल यू गेट प्रमोटेड, राइट? कितने साल के बाद आपको एक लेवल से दूसरे लेवल तक प्रमोशन मिलेगा? ओके, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हियर, right here, you have to understand this, that it will completely depend on your state. दिल्ली जुडिशरी में बहुत ज्यादा थोड़े कंप्लेंट्स आते हैं कि प्रमोशंस बहुत ज्यादा स्लो हैं। स्लो होने का रीजन ये भी है दिल्ली जुडिशरी का, दैट इट इज मोस्ट सॉट आफ्टर जुडिशरी। सबसे ज्यादा डिमांड दिल्ली जुडिशरी का ही होता है, कंपटीशन भी सबसे ज्यादा वहीं होता है। क्यों? ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि दिल्ली छोटा एरिया है, एंड द एंटायर basically the entire, it's a union territory, and the entire union territory is urban. बहुत कोई रूरल एरियाज कहाँ है? हाँ ठीक है, थोड़े फार्मलैंड्स वगैरह होंगे, बट मोस्टली इट्स ऑल अर्बन सिटी, एंड पीपल वुड लाइक टू लिव इन एन अर्बन सिटी कंपेयर टू कहीं आपको बहुत दूर आपका पोस्टिंग हो गया। दिल्ली में तो आप you can basically live in the same house throughout your career. It's possible. So people will prefer Delhi बिकॉज आपको ट्रांसफर्स का इतना ज्यादा नहीं है। एक कोर्ट से ज्यादा क्या, रोहिणी कोर्ट से पटियाला हाउस इतना ही होगा ना, या साकेत कोर्ट, तो यू विल प्रेफर टू बी इन दिल्ली। सो दैट इज व्हाट इज दिस थिंग। इसीलिए क्या होता है, बहुत सारा यंग जो लॉयर्स हैं, रिसेंट ग्रेजुएट्स हैं, दे राइट द एग्जाम, बहुत कम एज में उनका सिलेक्शन हो जाता है, एट द एज ऑफ 23, 24, 25। अब उनके रिटायरमेंट कब होगा? ऑब्वियसली दे विल हैव अ सर्विस of about 35 years, 36 years. वो जब रिटायर होंगे तभी तो नीचे वालों को प्रमोशन मिलेगा। तो इतने यंग लोग जब चले जाए तो रिटायरमेंट्स कम हो रहे हैं, तो इसीलिए प्रमोशंस काफी स्लो हैं। दे से दैट अबाउट 10 साल से 12 साल लग जाते हैं, कभी कभी 15 साल भी लग जाते हैं, टू बी प्रमोटेड फ्रॉम मैजिस्ट्रेट लेवल, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट लेवल टू असिस्टेंट सेशंस जज लेवल। मतलब जूनियर सिविल जज से सीनियर सिविल जज बनने के लिए कभी कभी 15 साल भी लग जाते हैं, और फिर डिस्ट्रिक्ट जज बनने के लिए और एक 10-12 साल लग जाते हैं। तो आपको स्टार्टिंग से अगर देखें तो 25 to 28 ईयर्स जस्ट टू बिकम डिस्ट्रिक्ट जज। कुछ 6-7 साल और आप काम करेंगे, फिर आप रिटायर हो जाएंगे, है ना? कुछ स्टेट्स में काफी तेज प्रमोशंस होते हैं। अब मैं अपने स्टेट की बात करूं, तेलंगाना में इट इज जनरली सेड दैट अबाउट 8 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स में प्रमोशन होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू assistant sessions judge, junior civil judge to senior civil judge, and another 8 to 9 years to become district judge. तो स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो अबाउट 15-16 साल लगते हैं टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज। तो कंपेयर टू दिल्ली, यहाँ पर 16, ज्यादा 17-18 साल मान लें, बट दिल्ली में 26, 27, 28 ईयर्स, तो ऑलमोस्ट 8 to 10 ईयर्स का डिफरेंस आ रहा है। सो ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। ऊपर वाले आपके सीनियरिटी लिस्ट में ऊपर वाले जब रिटायर होंगे तब जाके ही आपको प्रमोशन मिलेगा नीचे से। Okay, so that I hope is clear. That's how this thing works. Next, अगली बात आती है, ठीक है, प्रमोशन वगैरह ओके। Now what you when you join the judiciary at the basic level, you become junior civil judge, all of that is fine. Next is when you
you can also appear the exams of higher judiciary. मतलब आप डायरेक्टली एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज का एग्जाम है, आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अगर वो एग्जाम अगर आप क्लियर होते हैं तो आप डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे, है ना। तो ये क्यों नहीं लिख सकते? वी कैन एक्चुअली डू दैट, व्हाई नॉट दैट? तो इसका ये रीजन है कि देयर इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया टू राइट द हायर जुडिशियरी एग्जाम। व्हाट इज इट? दो मेन क्राइटेरियाज होते हैं। फर्स्ट इज यू नीड अ मिनिमम ऑफ 7 years ऑफ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट, हायर जुडिशियरी एग्जाम लिखने के लिए, डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज एग्जाम लिखने के लिए 7 साल की एडवोकेट प्रैक्टिस आपको चाहिए। मतलब आपने जब एनरोलमेंट आपने करवाया तब से 7 साल गुजरने चाहिए, उसके बाद यू विल बी एलिजिबल। अच्छा, बार एग्जाम से 7 साल है, बार एग्जाम आप बाद में पास कर सकते हैं। आपका एनरोलमेंट तब से काउंट होगा सिंस द टाइम यू हैव एनरोल्ड। ओके, यू कैन पास बार एग्जाम 1 or 2 years लेटर ऑल्सो, आपका प्रोविजनल में पहले मिल जाता है। तो सिंस द टाइम यू हैव एक्चुअली एनरोल्ड, तब से 7 साल, मिनिमम 7 years की प्रैक्टिस आपको चाहिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। Second thing that you require is that you need to be of 35 years of age. मिनिमम एज जो है आपकी 35 होनी चाहिए, मिनिमम एज। तो क्योंकि जस्टिस जगन्नाथ शेट्टी कमीशन रिपोर्ट के वजह से बहुत सारे रूल्स बने हैं जुडिशियल सर्विस के, तो बिकॉज ऑफ दैट दिस इज देयर। तो मिनिमम एज आपकी 35 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 45 तक अलाउड है। ठीक है, 35 to 45 के बीच में आप वो एग्जाम लिख सकते हैं। हाँ, अगर आपका SC ST रिजर्वेशन या कोई कोटा हो तो यस, यू विल गेट एन एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलता है। ये जो है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के लिए, सिविल जज के लिए, यू डू नॉट हैव ऑल ऑफ दिस, राइट? बिकॉज यू कैन बिकम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। मिनिमम एज आजकल पिछले 1 साल से मिनिमम एज रखने लग गए कुछ स्टेट्स। 23 मिनिमम एज है, यू हैव टू बी 23 years ऑफ एज। कुछ स्टेट्स में अभी वो मिनिमम एज का नहीं आया, और प्रैक्टिस कोई स्टेट में है नहीं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ प्रैक्टिस। इनफैक्ट आपको एनरोलमेंट की भी जरूरत नहीं है कई स्टेट्स में। आप उस स्टेट का नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट। जैसे मेरे स्टेट की मैं बात करूं, एनरोलमेंट की भी जरूरत नहीं है, इवन विदाउट एनरोलमेंट यू कैन राइट। तो दैट इज व्हाट हैपेंस विथ रिगार्ड टू दिस थिंग। तो लोगों को ऐसे लगता है कि या तो आप डायरेक्टली 23 पे, 24 पे, 25 पे जज बन जाएं एज अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, या आप 35 तक वेट करें और फिर HJS लिखें। इट्स योर कॉल, बट अगेन 35 तक वेट करने के लिए यू नीड सम पेशेंस, एंड यू विल ऑब्वियसली नीड दैट रिगर टू स्टिल स्टडी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ना हो कि आप 10 साल बस कुछ नहीं कर रहे हैं और 10 साल के बाद आप किताब उठा रहे हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सो दैट यू नीड, ओके। ऑलराइट, नेक्स्ट। हाँ, लेकिन ये एक एडवांटेज होता है दैट इफ यू बिकम अ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज, हायर जुडिशरी करते हैं, तो ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ हम ये कह सकते हैं, मैं गारंटी, एब्सोल्यूट गारंटी तो कौन कर सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट सर्टेनिटी के साथ ये कह सकते हैं कि आप हाई कोर्ट जज तो बनेंगे, क्योंकि आपकी सीनियरिटी इतनी होगी दैट यू विल रीच हाई कोर्ट जज। इनफैक्ट ये 35 एज लिमिट नहीं आया था, तो ये एज लिमिट आई थिंक 2011 या 2012 में स्टार्ट हुआ था कि मिनिमम एज लिमिट 35 होनी चाहिए। उससे पहले मिनिमम एज लिमिट नहीं होती थी। उससे पहले बस ये होता था कि 7 years की प्रैक्टिस काफी थी, तब की बात कर रहा हूँ। तो 2009-2010 में ऐसे लोग सेलेक्ट हुए हैं बहुत सारे स्टेट्स में हु आर एज 29 और 30, क्योंकि मिनिमम एज लिमिट थी ही नहीं, एंड दे हैव ऑलरेडी बिकम हाई कोर्ट जजेस एंड दे हैव अ वेरी गुड शॉट एट बिकमिंग सुप्रीम कोर्ट जज ऑल्सो। ठीक है, सो बट अब क्योंकि एज लिमिट है तो सुप्रीम कोर्ट इज नॉट पॉसिबल व्हेन यू बिकम अ डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट जज एट द एज ऑफ, इवन एट द एज ऑफ 35, बट यू विल बिकम अ हाई कोर्ट जज। ठीक है। अच्छा, प्रियंका एक क्वेश्चन पूछ रही है, इसी के रिलेटेड है, तो मैं ले लेता हूँ ये सवाल। आर जजेस इनएलिजिबल टू राइट हायर जुडिशरी एग्जाम? दैट्स अ गुड क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, धीरज मोर, ओके, वर्सेस स्टेट, धीरज मोर जजमेंट है। उसके अंदर उन्होंने कहा कि जो हायर जुडिशरी का एग्जाम होता है वो सिर्फ और सिर्फ
एडवोकेट्स ही लिख सकते हैं, पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ द बार वही लिख सकते हैं। इन सर्विस जजेस के नॉट राइट दैट एग्जाम। तो आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरी 7 इयर्स की एडवोकेट प्रैक्टिस थी और उसके बाद मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट बन गया जुडिशरी के एग्जाम लिख के, और मैं वेट कर रहा था कि 35 इयर्स एज जो है हो जाए, और 35 इयर्स में मेरी हो गई, यस आई एम अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, लेट मी नाउ राइट द हायर जुडिशरी का एग्जाम। तो धीरज मोर, रितिका, द केस नेम इज धीरज मोर वर्सेस स्टेट, 2021 का जजमेंट है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो धीरज मोर के जजमेंट में उन्होंने कहा कि यू आर ऑलरेडी अ जज, यू कैन नॉट राइट हायर जुडिशरी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप बस प्रमोशन का वेट करें। लेकिन एक छोटा सा और तरीका है, उसको हम कहते हैं एक्सेलरेटेड प्रमोशन। एक्सेलरेटेड प्रमोशन क्या है ये? सीनियर सिविल जज आप जब बन जाएंगे, जूनियर सिविल जज से सीनियर सिविल जज प्रमोशन आपका हो जाएगा, सीनियर सिविल जज आप जब बन जाएंगे, उसके बाद यू नीड अ मिनिमम सर्विस ऑफ 3 इयर्स। पहले ये 5 इयर्स हुआ करता था। 2022 जुलाई में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, उन्होंने कहा 5 इयर्स ने 3 इयर्स इसको करो। सारे हाई कोर्ट्स ने अभी उनके रूल्स चेंज नहीं किए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि 3 साल। क्या 3 साल? यू नीड एक्सपीरियंस ऑफ 3 इयर्स एज सीनियर सिविल जज। आप 3 साल सीनियर सिविल जज की तरह काम करें, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू राइट एन एग्जाम फॉर एक्सेलरेटेड प्रमोशन। एक एग्जाम कंडक्ट करेंगे हाई कोर्ट फॉर एक्सेलरेटेड प्रमोशन, वो एग्जाम आप लिखें तो आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाएंगे। मतलब मैंने पहले आपको क्या कहा था कि सीनियर सिविल जज आप बन जाएंगे, जुडिशियल जूनियर सिविल जज से सीनियर सिविल जज बनेंगे, उसके बाद शायद आपको 7-8 साल लगेंगे टू बिकम अ डिस्ट्रिक्ट जज। लेकिन आप 7-8 साल ना वेट करें, आप 3 साल मिनिमम एक्सपीरियंस ले लें, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जाम। कोई स्टेट्स में अगर डिपार्टमेंटल एग्जाम कह सकते हैं, कोई स्टेट्स में एक्सेलरेटेड प्रमोशन एग्जाम कह सकते हैं, ये एग्जाम आप लिखें। अगर आप एग्जाम पास होते हैं तो यू विल डायरेक्टली बिकम डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है। प्रियंका इज आस्किंग फॉर एक्सेलरेटेड प्रमोशन, कोई एज क्राइटेरिया है क्या? नहीं है, एज क्राइटेरिया नहीं है, और एज क्राइटेरिया की जरूरत भी नहीं होगी, बिकॉज you will not become you will not have senior civil judge का 3 years of experience by the age of 35 anyway. So what's the this thing? तखवा पूछे what is the case name? The case is Dheeraj More versus State. Okay, Dheeraj More, MOR versus State. ओके अच्छा, क्वेश्चंस बहुत सारे पूछ रहे हैं, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, मैं वापस क्वेश्चन पे आता हूँ, प्लीज क्वेश्चंस ना लिखें, ठीक है? लेट मी जस्ट लाइक कंप्लीट एवरीथिंग एल्स, ठीक है? वो रेलेवेंट क्वेश्चन था तो मैंने ले लिया। I will look at all the questions. You can pose them again if I forget to come to your question. Okay. Now I'm going to the next part. Okay. ठीक है, 2-3 सवाल रिलेटेड है, नेक्स्ट पार्ट से ज्यादा मैं पूछ लेता हूँ। समृद्धि पूछ रहे हैं महाराष्ट्र में इट्स अलाउड 7 years। ओके ठीक है। उज्जवल अरोरा पूछ रहे हैं डू जुडिशियल मिनिस्टर्स हैव टू क्लियर सम डिपार्टमेंटल एग्जाम व्हाइल अंडरगोइंग ट्रेनिंग इन जुडिशियल एकेडमी? Yeah, you have to, but वो minimum qualification marks होता है। I do not know of a single judge who has failed those exams. एक language test होता है जहां पर आपको 100 में से 40 मार्क्स चाहिए होते हैं, और दूसरा एग्जाम एक अकाउंट्स या डिपार्टमेंटल एग्जाम एक लेते हैं जिसके अंदर डिपार्टमेंटल रूल्स के ऊपर एग्जाम रखते हैं। मैंने भी वो एग्जाम लिखा है और हमारा ओपन बुक एग्जाम था। तो दे विल गिव यू ऑल द रूल्स, इनफैक्ट ओपन बुक नहीं, इट वाज टेक होम क्वेश्चन पेपर उन्होंने दिया और सारे रूल्स वगैरह सब कुछ दे दिए, और उन्होंने कहा 1 हफ्ते बाद आप सबमिट कर देना। तो एक घर पे बैठिए और सारे रूल्स देखिए और एग्जाम आप क्वेश्चंस देखिए, उसी रूल्स में आंसर्स मिलेंगे, यू हैव टू राइट एंड यू हैव टू सबमिट। तो कोई ऐसा नहीं एग्जाम नहीं होता कि यार अगर एग्जाम फेल होंगी, क्या फेल होगा तो क्या होगा, उसकी आप कोई चिंता ना करें, नोबडी फेल्स ऑल ऑफ दोस थिंग्स। वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पर होता है। हाँ, थोड़ा बहुत आप पढ़ लें, 1-2 दिन पढ़ के लिख लें तो आप यू विल गेट 40 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। 40 क्या, लोग 80-90 से कम स्कोर करते भी नहीं एग्जाम्स में। तकवा कह रहे हैं द वन विद 3 years प्रैक्टिस एज सीनियर जज, मैंने केस का नाम आपको बता दिया था ना, धीरज मोर। ओके, वर्सेस स्टेट। चलिए ये मैं हो गया, तो आई विल गो टू द नेक्स्ट थिंग, एंड द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इज लाइफ लाइक। वो दैट इज द टॉपिक ऑफ दिस एंटायर डिस्कशन, राइट? व्हाट इज द, हाउ इज द लाइफ?
what are the duties? That's the first thing I'm going to talk about. कि as a judicial magistrate, as a civil judge, आपके क्या काम होते हैं? सबसे पहला आप कोर्ट आएंगे, ठीक है, and you will obviously preside over the bench. So you will go to the court, you will sit in your chambers. 10:30 आप कोर्ट हॉल में जाएंगे, बेंच को कहते हैं, you will preside over the bench. वहां पर बैठते हैं आपका. The first thing that happens is call work. ठीक है, कॉल वर्क हम कहते हैं, ओके, या फर्स्ट कॉल कहते हैं कुछ स्टेट्स में, जो भी कहें, दिस इज कॉल वर्क. व्हाट इज इट? उस दिन की कॉज लिस्ट. जैसे मैं आपको बताऊं, आज ये दिस इज द कॉज लिस्ट ऑफ माय कोर्ट. उस दिन की कॉज लिस्ट ऐसे होती है, दिख रही है क्या कुछ? कैन यू सी? आई डोंट नो इफ यू कैन सी. ओके, ये आज की कॉज लिस्ट है मेरे कोर्ट की. ओके, तो yeah, Kavi, I'm coming to the personal life. Pehle mein professional life I'll talk, and then I'll come to the personal life also about judges. This is the cause list. Okay, if you see, this is a cause list of criminal cause list, criminal cases. It will say CC calendar case, case number, the stage, part heard trial, parties names. Okay, this is the same, and this side also I have some domestic violence cases, maintenance case, summary. Trial cases, all of that. This is the cause list. So what we will do is we will call all the cases. We will, matlab, not the judge, the bench clerk will call. Each accused will come, the police will be there, the public prosecutor will be there. You will have to see कि आज कुछ हो सकता है क्या इस केस में, आगे कोई विटनेस आया हो, विटनेस एग्जामिनेशन करना है, वो देखेंगे. अगर आपको लगे कि नहीं आज कुछ नहीं हो सकता, या एडवोकेट ने डेट मांग ली, या अक्यूज्ड ही नहीं आया और एब्सेंस पिटीशन फाइल कर दिया, तो आप बस डेट देंगे, डॉकेट पे लिख देंगे अक्यूज्ड इज एब्सेंट, एब्सेंस पिटीशन इज अलाउड, कॉल ऑन 10th of July, सम डेट, तो वो चला गया. तो अल्टीमेटली देखिए, आज के मेरे कॉज लिस्ट में 27 केसेस, ठीक है, थे क्रिमिनल में. तो टोटली अराउंड 5 to 6 ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें आज कुछ करना होगा, दैट यू हैव टू रिकॉर्ड एविडेंस और डू समथिंग टुडे. वो उतने मिलेंगे. ये सिविल कॉज लिस्ट है. दिस इज सिविल कॉज लिस्ट. दिस इज ऑल सिविल केसेस. ठीक है, ओरिजिनल सूट्स. ओके, आज फॉर एग्जांपल देयर आर अ टोटल ऑफ हाउ मेनी मैटर्स, एंड देन देयर आर एग्जीक्यूशन पिटीशंस, EPs. ओके, ऑर्डर 21 ऑफ CPC, 30 टोटल मैटर्स हैं. ठीक है, तो अगेन दिस विल आल्सो बी कॉल्ड, मे बी वी विल फाइंड सम 4 or 5 जहां पर there should be some proceeding that has to be conducted on that day, and then we will conduct witness examination. अगर तो witness, accused का कोई examination अगर है तो accused 239 examination हो सकता है, 313 examination हो सकता है, so and so. ठीक है, we will do that. All of this we will discuss in our classes. You don't get worried about what is 239 examination, what is order 21 of CPC, or what is 313 statements. Okay, we will look at it. So this is what you do. Then when you are done, उसके बाद हो सकता है कि bail petitions file हो immediately. You will do the hearing. You'll do all of those things. Injunctions के लिए file होते हैं, out of order petitions file होते हैं civil में. For ad interim injunctions, you will hear those. You will give orders. All of that, and then you will come back to your chambers. 2 o'clock, यहाँ पर at least in my state, 2 o'clock is time for lunch. 2 to 2:30. Then 2:30, you will again go on to the bench, do your work, and then come down. 5 o'clock, everything closes. It depends. Some judges, उनको काम करने का मन हो तो वो 7-8 बजे तक भी रात में काम करते हैं. Some judges don't. Okay, so it'll completely depend on what you want. It'll also depend on the day and the amount of work that you have. That is this. But this is in court. What happens apart from the actual court, like presiding of court, what other duties do you have? There are 2 very important duties of a magistrate. 2 बहुत important duties हैं एक magistrate के. First is remands. Why? I hope you all know this. When the police arrest a particular person, they have to produce such person before the magistrate within how much time? Within 24 hours. Article 22 of the Constitution states this.
Section 57 of CRPC states this. Within 24 hours, you have to present this person before the magistrate. The magistrate will then go through the remand report, which the police will bring, and then he will decide whether this person has to be remanded to judicial custody or not. क्या इस इंसान को हमको जेल भेजना चाहिए या नहीं, मैजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा. If he decides yes, this person has to be remanded, he will write a warrant and issue a warrant. This person जिसको अरेस्ट किया गया था, that person will be taken to the jail. That jailer, superintendent of the jail, he will be shown the warrant by the magistrate, and the jailer will accept him. He will take him in his custody and put him in the jail. ये रिमांड कभी भी आ सकता है. ऐसा नहीं है कि 10:30 से 5 बजे का कोर्ट है तो आप उसके बाद ना आए, अगले दिन ही 10:30 बजे आए. सेकेंड सैटरडे हॉलीडे है, संडे हॉलीडे है तो मंडे आए. ऐसा नहीं हो सकता. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 24 घंटे. वो 24 घंटे कब खत्म हो रहे हैं उससे पहले मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना है. अगर वो 24 घंटे रात को कभी खत्म हो रहे हो तो मान लीजिए एक इंसान को पुलिस ने अरेस्ट किया रात के 1 बजे. अब उसको पुलिस लॉकअप में रखा. अगले दिन उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, पुलिस ने उससे पूछताछ की है, ये सब होने तक दिन पूरा गुजर गया. ठीक है. फिर अगले दिन भी रात के 9-10 बज गए. अब पुलिस ये नहीं कर सकती कि यार आज हमको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना था लेकिन अब 9-10 बज गए, कल देखते हैं. नहीं, कल कैसे देखेंगे? आपने पिछली रात 1 बजे अरेस्ट किया था, इस रात के अब 9 बज रहे हैं, मतलब और 4 घंटे आपके पास बचे हैं मैजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करने के लिए. तो वो लेकर आते हैं घर पे मैजिस्ट्रेट के, and magistrate will have to then take the remand report at his house and then issue his remand order. रात के वो 10 बज रहे हो, 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो. ठीक है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर करना था तो he will have to do it. हाँ, थोड़ा बहुत मैजिस्ट्रेट कह सकता है कि यार दिन पूरा था आपके पास, आप कोर्ट आ जाते 5 बजे तक तो आ ही जाते. ऐसा कौन सा मेडिकल एग्जामिनेशन और पूछताछ करनी थी कि आपने अक्यूज को इतना ज्यादा रखा. बट ठीक है, अगर रख रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है. 24 घंटे की मोहलत तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं दी है, तो ठीक है, हो सकता है. लेकिन रिमांड चलिए बहुत बड़ा काम ही नहीं होता, क्योंकि कोई रिमांड आता है तो स्टार्टिंग में आपके 1-2 महीने में आपको शायद 15 मिनट 20 मिनट लगते होंगे. थोड़ी आदत सी हो जाती है तो 5-10 मिनट का काम होता है रिमांड देना. ठीक है, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट देयर इज सेकेंड responsibility, and this is very much important, more important than the first, and that is to record dying declarations. मतलब व्हाट इज डाइंग डिक्लेरेशन, उसका डेफिनेशन कहीं पर भी नहीं है. बट कोई मुझे बता सकते हैं एविडेंस एक्ट में कौन से सेक्शन में डाइंग डिक्लेरेशन की बात की गई है? कस्तीरा, हाय कस्तीरा, good to see you here. Okay, lot of answers, very nice, excellent. Okay, ठीक है. Section 32, everybody who has said that is absolutely correct. कुछ लोगों ने Section 32 clause 1 भी कहा है, absolutely correct. That's such a specific answer, I'm proud of you. Section 32 clause 1 of Evidence Act says that dying declaration is relevant. तो dying declaration record करना है. Who can record dying declaration? Judicial magistrate, of course. Judicial magistrate will record dying declarations. Can any other person record dying declarations apart from judicial officer? Can a doctor record dying declaration? Can a police officer record a dying declaration? Doctor, ठीक है, everybody said yes. What about a police officer? Can a police officer record a dying declaration? Very good. कुछ लोगों ने no बोला है, लेकिन the answer is yes. The police officer can obviously record dying declaration too. ठीक है. All right. What happens? What is it? What is the procedure of that? जब कोई एक ऐसा इंसान हो who the police thinks is about to die due to some
circumstance which are other than normal. मतलब एक इंसान पे अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, ठीक है, ए स्टैब्ड बी, B is still alive, he's suffering, he has been taken to the hospital. The doctors, what will they do? Doctors ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ठीक है ट्रीट उसको करना चाहिए, इमरजेंसी देना चाहिए, बट डॉक्टर्स के ऊपर एक ड्यूटी होती है ऑफ एनी हॉस्पिटल, बी इट गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल, कि ऐसा कोई भी केस हो जिसके अंदर कोई लीगल एस्पेक्ट इन्वॉल्व हो, तो डॉक्टर्स विल कॉल इट MLC, मेडिको लीगल केस, उसको कहते हैं मेडिको लीगल केस. तो डॉक्टर्स हैव अ ड्यूटी, एंड इट्स अ वेरी स्ट्रिक्ट ड्यूटी, इफ नॉट द डॉक्टर्स विल बी लायबल. डॉक्टर्स हैव अ ड्यूटी टू इमीडिएटली इन्फॉर्म द पुलिस कि देखो हमारे पास इमरजेंसी में एक पेशेंट आया है जिसके पेट में एक नाइफ, एक छुरा भोंका हुआ है, हम उसको ट्रीट तो कर रहे हैं लेकिन वी आर इन्फॉर्मिंग यू दैट अ क्राइम माइट हैव बीन कमिटेड हियर, सो दैट पुलिस कैन इमीडिएटली कम एंड टेक सम एक्शन. एक्सीडेंट केसेस में भी दे हैव टू डू दिस, क्योंकि एक्सीडेंट ऑल्सो अगर डेथ हो जाए तो 304A आईपीसी में अंदर लाइबल है. अगर डेथ ना हो, ग्रीवियस हर्ट हो 338 में होता है, सिंपल हर्ट हो तो 337 में होता है आईपीसी के, तो इट्स एन ऑफेंस, MLC मेडिको लीगल केस कहते हैं. या हो सकता है वन पर्सन हैज अटेम्प्टेड टू कमिट सुसाइड, सुसाइड अटेम्प्ट किया किसी ने, कोई पेस्टिसाइड उसने पी ली, कोई क्या बाहर पे ऑल आउट ये सब पी जाते हैं सुसाइड करने के लिए. कुछ लोग स्लीपिंग टैबलेट्स ले लेते हैं, कुछ लोग बहुत सारे कुछ भी टैबलेट्स ले लेते हैं बहुत सारे, जस्ट बिकॉज देयर इन दिस थिंग. कुछ लोग नस काट लें या कुछ लोग फांसी लगा ले, लेकिन चलो फांसी लगा ले तो इंस्टेंट डेथ होती है अक्सर केसेस में, ही विल नॉट सर्वाइव एनीमोर, बट ये सब होता है. तो इन केसेस में, इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स, दैट पर्सन में बी एडमिटेड टू हॉस्पिटल, वो अभी भी जिंदा है. बर्न्स केसेस बहुत होते हैं, लोग केरोसिन या पेट्रोल डाल लेते हैं. डोमेस्टिक वायलेंस में बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं कि घर में लड़ाई हुई है हस्बैंड एंड वाइफ की, तो इतनी ज्यादा, या हस्बैंड ने मारा हो, इन लॉस ने उसको मारा हो, तो द वाइफ में अनफॉर्चुनेटली डिसाइड कि आई डोंट वांट टू लिव एनीमोर, so she will simply go to the stove, she might pour any kerosene or whatever thing she has, and she will light herself. It's a suicide. अब वो आग बुझाते हैं, but she has received like severe third degree burns. She has been admitted to the hospital. The doctors will report it to the police. The police will come and see, and the police will be like, okay, she has attempted to commit suicide. We don't know if she's going to survive or not. इन सारे केसेस में, attempt to murder की केसेस में, suicide की केसेस में, when the patient has been admitted to the hospital and is about to die, एंड द पुलिस को रिपोर्ट मिल जाती है, तो द पुलिस विल इमीडिएटली ड्राफ्ट अ रिक्वेजिशन, वो एक रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है, दे विल ड्राफ्ट अ रिक्वेजिशन, एक रिक्वेस्ट लेटर ड्राफ्ट करते हैं, एंड द रिक्वेजिशन टू हूम, टू द मैजिस्ट्रेट. दे विल गो टू द मैजिस्ट्रेट, अगर कोर्ट में है तो कोर्ट पहुंचेंगे, अगर घर पे है मैजिस्ट्रेट तो घर पहुंचेंगे. रात के 2-3 बजे कुछ भी हो, मैं रात के 2:30-3 बजे भी डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड कर चुका हूँ. और जो मैं डाइंग डिक्लेरेशन के लिए गया था 3 बजे, अनफॉर्चुनेटली दैट वुमन कुड नॉट स्पीक because she had drank the grass, weed, खत्म करने के लिए पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, she had drank that, and वो इंटरनल ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, and there is slow death that happens. When she was taken to the hospital, it was a private hospital, they wanted her to puke, vomit it, क्योंकि वो और डाइजेस्ट ना हो. For to make her puke, they said insert your finger and puke, and she said I will not do that, I want to die. So the doctors, like 2 nurses, had to hold her, and the doctors had to insert pipes so that they can remove that whatever she has drank, जो भी पेट में है वो निकाल दे before it is actually digested. उस चक्कर में क्या हुआ, the pipes had इंटरनल थ्रोट के अंदर का जो हिस्सा होता है उसको इतना ज्यादा खरोच कर दिया था that her tongue was not moving anymore. The doctors could extract as much of pesticide as they could. She was not able to move. She was on the bed and her tongue was not moving. So I went there. I got a call at 2:30 saying we are coming to the house. ठीक है, the SI is coming in his car, वो जो पुलिस की होती है, and he will
we will come to your house, sir. We will pick you up. This is the hospital. We will take you. We have an urgent situation. Dying declaration record karna hai. So I obviously got immediately ready. Within 5 minutes, I was there. That police people came. I got into the vehicle. We went and went to the hospital. It was in the ICU. Went to the ICU. वहां पर the patient was there. 2:30 पे call आई थी. About 3 o'clock I was there. And 3 o'clock to about 4:30, about 1.5 hours I was there. I was simply waiting and I was telling her कि बात करोगी क्या, कुछ तो बता दो. And she was moving her eyes, but she was simply signaling to her throat because she was not able to move anything, tongue, nothing. It was a very gruesome situation. I waited because I thought कि थोड़ी देर में कुछ तो रिकवर होगी, कुछ तो बोलेगी, कम से कम नाम वगैरह तो बोलेगी कि जिसके वजह से she had to do this. But 1.5 hours I waited, nothing. And the doctors were also waiting, and the doctors also kept saying कि थोड़ा हमको नहीं लगता कि वो बात कर पाएगी. तो I 1.5 hours waited. I came back. I told the police कि देखो बात जब अगर वो करने लग जाए थोड़ी सी भी तो फिर से मुझे बुला लेना, आप जैसे भी समझे. I went back. I slept. And then 7 o'clock again I get a call by the same police saying, "Sir, she has recovered a little. She is able to talk." थोड़े बहुत वो बात कर रही. तो I immediately went. By 7:20 I had reached the hospital. Same ICU, same place again. Then I had to ask her to talk. 7:20 से लेके 11 o'clock तक I recorded that dying declaration because she was talking so slowly. मुझे समझ नहीं आ रहा था. And इतनी धीरे आवाज से मुझे झुकना पड़ रहा था. And obviously it's a female patient. As a male person, how close can I get? So I took assistance of a female doctor and a female nurse. I said, you please listen to her whatever she's saying. And मुझे कोई चीज समझ में नहीं आई तो मैं पूछूंगा, आप बताएं, क्योंकि she is not able to put force on this thing. So I took help of a female doctor there and I said, you help me. And I got like huge dying declaration recorded. उसने कहा है ये कि she died because she was already married. She attempted to die because she was already married, but she did not like her husband. Her husband eventually liked her a lot, but she had an affair with her neighbor, and she wanted to marry her neighbor. And उनका अफेयर चल रहा था, 3 साल तक चला. बट उसके बाद उसको जब पता चला कि उसके नेबर की शादी होने वाली है, शादी तय हो गई, मतलब उसके बॉयफ्रेंड की, तो उससे रहा नहीं गया. तो उसने कहा, नहीं, तुम किसी और से शादी नहीं करोगे, मैं अपने पति को छोड़ने तैयार हूं, तुम मुझसे शादी करो. तो उसने कहा, नहीं, तुम्हारी ऑलरेडी शादी हो चुकी है, हमारा जो भी अफेयर चला था वो चला, ठीक है, बट अब मैं किसी और से शादी करूंगा, यू लिव योर लाइफ. तो इसने कहा, ऐसा नहीं हो सकता. एंड शी टुक द पेस्टिसाइड. तो वो इसने खुद कहा. मैंने कहा कि अच्छा, योर हस्बैंड लाइक्स यू वेरी मच. तो हस्बैंड के साथ, क्योंकि यू कैन आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, राइट. तो मैंने कहा कि तुम्हारे हस्बैंड को पता था इस अफेयर के बारे में वगैरह. तो उसने कहा, हाँ पता था. तो मैंने बोला, अच्छा, डिस्पाइट दैट योर हस्बैंड लाइक्ड यू, तुमने कहा योर हस्बैंड लाइक्ड यू एंड वाज कंफर्टेबल विथ यू, क्यों? तो उसने कहा, हाँ, क्योंकि बिकॉज माई हस्बैंड हैड एन अफेयर विथ अनदर वुमन, जो दूसरी गली में रहती थी उससे. तो हमारा सबका सही ठीक से चल रहा था. ही हैड एन अफेयर विद समवन एल्स, आई हैड एन अफेयर. तो आई वाज नॉट ऑब्जेक्टिंग टू हिज, ही वाज नॉट ऑब्जेक्टिंग टू मी. बट दैट वुमन दैट ही हैड एन अफेयर विद वाज ऑलरेडी मैरिड. तो उसके पति को पता चला, तो मेरे हस्बैंड को आके उन्होंने मारा था. बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन थी. आई रोट अबाउट 7 पेजेस उस दिन, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो रहा था कि अब वो, क्योंकि शी वाज आल्सो नॉट कोहेरेंटली गिविंग हर स्टेटमेंट्स. वो एकदम से बोल देती, लेकिन संतोष ने आके मेरे हस्बैंड को मारा. एंड आई एम लाइक, यार 3 पेज लिखने के बाद अब ये संतोष कौन है? ठीक है, मैंने बोला, संतोष कौन है? अब पूछ भी नहीं सकते ज्यादा, यार पेशेंट है, शी माइट डाई ऑल्सो. तो शी इज लाइक, संतोष तो मेरे हस्बैंड जो लक्ष्मी के साथ जाता था, उस लक्ष्मी के पति का भाई है. तो अच्छा, तो देन आई वाज लाइक, ओके, कब मारा संतोष ने आके तुम्हारे पति को? तो पिछले हफ्ते. ओके, तो फिर ये संतोष का कुछ कंप्लेंट वगैरह हुआ? तो उसने बोला, हाँ कंप्लेंट हुआ. तो संतोष भाग गया, वो नहीं मिल रहा है, लेकिन संतोष की बीवी को अरेस्ट किया. अब ये संतोष की बीवी का नाम क्या है? तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड था. मतलब अब ऐसे मैं कहूं कि थोड़ा फनी लगे, लेकिन इन दैट सिचुएशन यू आर जस्ट लाइक, हाउ डू आई गेट दिस थिंग. समटाइम देखिए, ऐसा नहीं है, ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था. ऐसा नहीं है कि हर केस कॉम्प्लिकेटेड होता है. कुछ तो इतने सिंपल होते हैं कि 17 मैंने रिकॉर्ड नहीं किया ये, लेकिन माय कोलीग जजेस हैव रिकॉर्डेड.
17-year-old person, boy, he drank this, chemical pesticides. He was there. उसको पूछा क्यों, उसने बोला मेरा आईआईटी क्लियर नहीं हुआ, तो मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज्यादा पैसा लगा दिया था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आई ड्रैंक दिस थिंग। अब इसमें क्या है, देखिए इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है लिखने के लिए, मतलब इट्स वेरी सैड, बट डिक्लेरेशन एक पेज का आप लिखेंगे बस। ही विल सिंपली से दैट कि आई डिड नॉट, माई आईआईटी जेई रिजल्ट्स के मैं क्लियर नहीं हुआ, सो बिकॉज आई थिंक दैट आई वाज अ डिसअपॉइंटमेंट फॉर माई पेरेंट्स, तो मैंने ये पी ली, आई वांट टू डाई। एंड फिर वो इनफैक्ट वो बोलते हैं कि मेरे पेरेंट्स ने कुछ नहीं किया, ठीक है, मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे लोग हैं, उनसे आप कहिएगा कि ज्यादा परेशान ना हो, उनके खिलाफ कोई केस नहीं होना चाहिए, ऐसे। अच्छा, क्योंकि डाइंग्रेशन से बात आएगी, तो आई विल गिव यू अनदर डाइंग्रेशन दैट आई हैड रिकॉर्डेड। दिस मैन, ही वाज अ लॉयर, और वो एमबीए भी कर रहा था तब, 1 ईयर एमबीए हो चुका था, एंड ही वाज अ लॉयर, ही वाज 32 years old। बाय, बिकॉज ही वॉज डेटिंग दिस वुमन 7 साल से, 8 साल से, एंड लास्ट में उसने मना कर दिया ऐसे शादी करने से। तो इसने क्या किया, इसके दादाजी दादी जी जो टैबलेट्स खाते थे, बीपी के, डायबिटीज के, शुगर के, पता नहीं कौन से सारे उसने इकट्ठा कर लिए, सारे उसने टैबलेट्स निकाले, बंच बना के वो खा लिया और पानी पी लिया उसने। And within 10 to 15 minutes, he felt like he wanted to puke. He went to the washroom and he collapsed in the washroom. And about another 10 to 15 minutes, कोई आके देखता है कि यार ये तो वॉशरूम में गिर गया, उसको फिर लेकर हॉस्पिटल एडमिट किया था। तो देन आई हैड टू रिकॉर्ड हिज डाइंग डिक्लेरेशन। तो डॉक्टर्स को मैंने पूछा कि यार व्हाट इज हिज सिचुएशन, लाइक डू यू थिंक ही विल रिकवर, डू यू थिंक ही इज फाइन। तो उन्होंने कहा कि सर हमको ये नहीं पता कि उसने कौन से दवाई खाई है, तो हम कैसे बताएं, वी डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ, उसने तो अल्टीमेटली पैरासेटामोल तक उसने खाया है और पता नहीं कौन से दवाई, तो वी आर जस्ट गिविंग हिम एंटीडोट्स एंड वी आर ऑब्जर्विंग हिम राइट नाउ, दैट्स इट। तो दैट वाज अ सिचुएशन, एंड उसमें उसने डाइंग डिक्लेरेशन में वो कह रहा है कि हमारा इतने टाइम तक हमने डेट किया था, उसके बाद वी हैड फिजिकल रिलेशनशिप्स एंड वी हैड दिस, eventually she even got pregnant, but she didn't want to tell her parents about this because obviously बहुत ज्यादा हो जाता। He offered to marry कि don't worry, you are pregnant, I will still marry you, I will still marry you, नहीं, I will immediately marry you, ओके ताकि ये ऐसा ना हो कि कोई वी हैड पहले से रिलेशंस। उसने कहा नहीं, शी वेंट फॉर एन अबॉर्शन, अल्टीमेटली शी डिडंट मैरी। सारा डाइंग डिक्लेरेशन हो गया, तो फिर वो मुझसे पूछता है सर मैं जीऊंगा ना, क्योंकि उसको था कि उसको मरना नहीं चाहता था, वो तो इम्पल्स में उसने ये सब कर लिया, तो ही वांटेड टू दिस थिंग। तो अब मैं क्या बोलूं, ऐसे देखो मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन अब उसको थोड़ा सा आस तो देनी पड़ेगी, तो मोटिवेट करना पड़ेगा, ऐसे मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मैंने डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा आपका कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होगा, यू विल लिव, आपका कुछ नहीं होगा, ओके यू विल लिव, ठीक है, ताकि कम से कम मेंटली तो प्रिपेयर्ड रहे कि नहीं यार मैं जीऊंगा। अगर उसको कह दें कि नहीं आप मरने वाले हैं, तो वो तो बेचारा वैसे ही मर जाएगा। तो उसको फिर ऐसे मोटिवेट, तो फिर उसके बाद आई थॉट दिस वाज एंड ऑफ इट, मैंने उसका कैन यू साइन, ही सेड यस आई कैन साइन, उसने सिग्नेचर भी दे दिया। देन आई वाज अबाउट टू लीव, ही सेड सर एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट है, व्हाट। उसने कहा कि ठीक है मैं जीने तो वाला हूं, मैं डिस्चार्ज हो जाऊंगा, तो प्लीज आप मुझसे वादा कीजिएगा कि आप मेरी उससे शादी करवा देंगे। तो आई वाज लाइक देखो यार, कितना झूठ बोलूं मैं तुम्हारे सामने, एक तो मुझे पता नहीं कि आप जीएंगे नहीं, लेकिन वो चलो मैंने, लेकिन देन आई सेड देखो मैं मैजिस्ट्रेट हूँ, आई हैव कम हियर टू रिकॉर्ड योर डिक्लेरेशन, आपने लॉ किया है, आपको पता है, ठीक है, कि क्यों मैजिस्ट्रेट आते हैं, तो मैं डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करता हूँ, मैं शादी नहीं करवाता। तो ये शादी की बात हम बाद में करेंगे, अब आप ठीक हो जाएं तो शायद आपका जितना प्यार है वो देख के वो मान जाए कि आप तो मौत तक आ गए थे। तो बी मोटिवेटेड, इफ यू सर्वाइव मे बी शी विल अग्री बाय हरसेल्फ, सो डोंट डू दिस। एंड देन आई सेड ऑल दिस एंड आई लेफ्ट। तो ये होते हैं, एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अब ये जैसे भी मैंने आपको कहा, लेकिन ये इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, देखिए अगर वो इंसान मर जाए, यू आर द लास्ट पर्सन ही हैज स्पोकन टू, यू आर द पर्सन who will actually give justice। तो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस में बर्न्स करके लोग मर जाते हैं, और पता है बर्न्स करने के मर जाने लोग वहां पर मरते मरते भी ये कहते हैं मेरे पति ने कुछ नहीं किया, जबकि उसके पति की वजह से ही वो उन्होंने वो किया होता है। पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके बच्चे होते हैं, और वो ये चाहते हैं कि अगर मैं तो मर गई, मैं मर जाऊंगी, और अगर मेरे वजह से पति जेल चला जाए तो बच्चों को कौन देखेगा।
तो अपने बच्चों के लिए वो कहते नहीं नहीं, पति सब सही था, मैं अपने खुद से मर गई, पति जेल नहीं जाना चाहिए क्योंकि बच्चों की देखभाल कौन करेगा। तो मरते मरते भी ऐसे कहते हैं। तो you have to see through all of it and you have to write and you have to ask appropriate questions. It's a very big responsibility. In that situation, it's a very overwhelming and you have to, have a very strong heart at that this thing. So this is another responsibility. And ये कभी भी हो सकता है, रात के कभी भी हो सकता है. It's a very huge responsibility. ये magistrates को they have to do it. एक बार आपका promotion हो गया magistrate से assistant session judge, तब you don't have any such responsibility at all. ठीक है? Okay, next. Okay, next. उसके बाद आई एम गोइंग टू व्हाट इज दिस इज द प्रोफेशनल लाइफ, राइट? अबाउट पर्सनल लाइफ, बिकॉज समवन हैड आस्क्ड मी व्हाट इज लाइफ एज अ जज, पर्सनल लाइफ. पर्सनल लाइफ इज दिस, दैट घर मिलेगा आपको एक, ठीक है, अच्छा खासा घर मिलेगा. कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा बंगलोस वगैरह भी मिलते हैं. इट्स स्पेशियस. अगर जहां पर नहीं है क्वार्टर्स, घर वगैरह गवर्नमेंट के नहीं है, तो यू कैन टेक अ हाउस ऑन रेंट एंड यू विल गेट रेंट. HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस आपको मिलता है अलॉन्ग विथ योर सैलरी. कितना मिलता है? इट विल डिपेंड ऑन वेयर यू आर पोस्टेड. सिटी में अगर हो तो यू विल गेट अ लिटिल हाई, ठीक है, अबाउट 18% ऑफ योर बेसिक सैलरी. अगर आप सिटी में नहीं, थोड़े थोड़े छोटे टाउन में अगर हो तो कम मिलता है, और कम टाउन में हो तो और कम मिलता है. ठीक है, सो यू विल गेट दैट. बट ठीक है, इन लॉट ऑफ केसेस यू विल गेट अ गवर्नमेंट हाउस. हाँ, पर्क्स भी अब मैं बता दूं गवर्नमेंट हाउस के साथ और क्या. कार यू विल गेट. अगर आपको वो कार नहीं दे रहे हैं तो यू विल एटलीस्ट गेट पेट्रोल अलावेंस. मेरे स्टेट में 75 लीटर्स ऑफ पेट्रोल का इक्विवेलेंट मनी, क्योंकि पेट्रोल का रेट बदलता रहता है, तो उस महीने के स्टार्टिंग में व्हाट वाज द पेट्रोल रेट इनटू 75 70 लीटर्स का, यू गेट दैट. यू कैन हैव योर ओन कार बट दे आर गिविंग यू पेट्रोल अलावेंस. और क्या, इलेक्ट्रिसिटी बिल, हाफ ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी बिल इज पेड फॉर घर का. ठीक है, तो आई एम कमिंग टू द सैलरीज, इन जस्ट अ बिट. ठीक है, हाफ ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी दिस थिंग इज पेड फॉर. ओके, तो अबाउट लेट्स से 1200 आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, तो 600 यू पे फ्रॉम योर पॉकेट, 600 द गवर्नमेंट पेस, हाफ ऑफ इट. फोन कनेक्शन मिलता है आजकल, क्या यू डोंट रिक्वायर अ लैंडलाइन फोन, लेकिन देते हैं लैंडलाइन फोन. यू गेट फ्री इंटरनेट, you get newspapers for free, you get magazines that are given to you. ठीक है, ये सब. घर पे आपको काम करने के लिए you will get attenders, you will get a maid, everything, they're all on government pay scale. Okay, you will get about 4 to 5 attenders. Okay, कोर्ट की ड्यूटी भी होती है, घर पे भी काम करते हैं. You will get maid. At any point of time you will at least have 2 people working in your house. Okay, तो मिनिमम इतना तो होता है. More importantly, you will get, all your, thanks to the National Judicial Pay Commission report, all your medical expenses are covered 100%, yours and your dependents. आपके डिपेंडेंट मतलब आपके पेरेंट्स, आपके स्पाउस और आपके बच्चे आपके डिपेंडेंट्स होंगे. आपके बहन भाई नहीं है आपके डिपेंडेंट्स. आपके इन लॉस डिपेंडेंट्स हो सकते हैं. ठीक है, ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पेरेंट, मतलब दिस इज ओनली फॉर विमेन अगेन, विमेन कैन इंक्लूड देयर इन लॉस एज डिपेंडेंट्स. ओके, सो ये डिपेंडेंट्स हैं, इनके 100% कवर होता है, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट इज. गवर्नमेंट हॉस्पिटल आप जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल आप जाएं, हॉस्पिटलाइजेशन, मेडिसिन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. शायद जेनेरिक मेडिसिन कवर नहीं होते हैं, ऐसा नहीं कि पैरासिटामोल ला रहे हैं उसका भी डोलो ला रहे हैं उसका भी आप बिल लेकर आएंगे, तो वो कवर नहीं होता जेनेरिक मेडिसिन, क्योंकि वो कहेंगे कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके फ्री में ले सकते हैं, आप खरीद क्यों रहे बाहर से. बट प्रिस्क्रिप्शन से जो आप मेडिसिन लेते हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स, वो हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, सर्जरी कॉस्ट, एवरीथिंग इज 100% कवर्ड, वेदर यू डू इट इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल और अ प्राइवेट हॉस्पिटल, इररेस्पेक्टिव. इनफैक्ट अगर आपके पास इमीडिएटली पैसे नहीं है तो यू कैन इवन आस्क फॉर अ क्रेडिट लेटर.
आप क्रेडिट लेटर भी मांग सकते हैं, और क्रेडिट लेटर एक आपको दिया जाता है, ये क्रेडिट लेटर जाके आप हॉस्पिटल में दे दें तो हॉस्पिटल विल एक्सेप्ट इट एंड दे विल नॉट चार्ज अ सिंगल रुपी, दे विल क्लेम द एंटायर फी डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट बेसिंग ऑन दैट क्रेडिट लेटर। ओके, तो दिस इज अ वेरी गुड एडवांटेज। ये जो है कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट को दिस एडवांटेज इज नॉट गिवन, इवन आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स डू नॉट गेट एब्सोल्यूट कवरेज फॉर देमसेल्व्स एंड देयर पेरेंट्स। ये नेशनल जुडिशियल पे रिव्यू कमीशन ने रिकमेंड किया, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया, इसीलिए गवर्नमेंट्स को ये फॉलो करना पड़ रहा है। ठीक है, अब आते हैं मेन कॉम्पोनेंट पे, एंड दैट इज सैलरी। व्हाट इज द सैलरी? द बेसिक पे, क्योंकि सेकेंड जुडिशियल पे रिव्यू कमीशन आ गया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन लास्ट ईयर अगस्त से स्टार्ट हो गया था। तो एज ऑफ नाउ द बेसिक पे आपकी ज्वाइन होते ही योर बेसिक पे इज 77,840 रुपीज। एग्जैक्टली आपको मैं बता रहा हूँ, ये बेसिक पे है। बेसिक मतलब दिस इज व्हाट यू गेट, 77480, सॉरी 77840। ओके, 77 ऊपर छोड़ दो, 77,000 आपका बेसिक पे होगा। इसके ऊपर अलावेंसेस होंगे। इसके ऊपर क्या अलावेंसेस होंगे? डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। कुछ स्टेट्स में मेडिकल अलावेंस करके कुछ दिया जाता है 3,000 रुपए। उसके अलावा आपकी कार है तो पेट्रोल अलावेंस आपको दी जाती है। आपको हाउस रेंट अलावेंस आपको मिल सकता है। अगर आपको गवर्नमेंट घर नहीं दे रहा, रेंट पे आपको घर लेना है, तो वो आप ले सकते हैं। सम्चुअरी अलावेंस करके कुछ देते हैं, 5,000 रुपए मिलते हैं। सम्चुअरी अलावेंस मतलब यू आर अ जुडिशियल ऑफिसर, है ना, तो मे बी अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, अदर जुडिशियल ऑफिसर्स विल कम एंड मीट यू कर्टेसी कॉल के लिए या कुछ भी। तो उनको फिर आप कुछ ऐसे नहीं ना कि आए हैं और बात करके भेजा दें, उनको चाय पानी आप कुछ ऑफर करेंगे, उनको कुछ बिस्किट्स ऑफर करेंगे, कुछ जूस ऑफर करेंगे, हो सकता है लंच का टाइम हो तो लंच भी ऑफर करेंगे। वो सब कवर करने के लिए 5,000 रुपीज सम्चुअरी अलावेंस दिया जाता है। 5,000 रुपीज का खर्चा आता नहीं है, लेकिन वो देते हैं हर महीना। ठीक है, तो दिस, एंड फिर उसके अलावा दे कैन बी अ लॉट मोर अलावेंसेस इन हैंड। राइट नाउ मैं अपने स्टेट का मैं बता रहा हूँ, दिल्ली वगैरह में थोड़ा ज्यादा होता है बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ सिटी। इन हैंड, और इस साल अगर कोई जज की तरह अपॉइंट हो रहा है तो द फर्स्ट सैलरी दे विल गेट विल बी अबाउट 1,14,000, 1,14,000। ओके, इन हैंड। उसके अलावा जीपीएफ वगैरह मिलता है। ठीक है, और एक चीज होती है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। देखो पेंशन नहीं है आजकल, ठीक है, मतलब 60 के एज पे यू विल रिटायर। मेरे स्टेट में 61 पे यू विल रिटायर, डिपेंडिंग ऑन द स्टेट यू विल रिटायर एट दैट एज। रिटायरमेंट के बाद पेंशन जो है गवर्नमेंट नहीं देती। तो क्या होता है, आपके सैलरी में से सम पार्ट ऑफ इट इज डिडक्टेड। मेरे सैलरी में से राइट नाउ 8,000 रुपीज इज बीइंग डिडक्टेड एवरी मंथ। वो 8,000 रुपए नेशनल पेंशन स्कीम में चला जाता है। मेरा अकाउंट एक होता है नेशनल पेंशन स्कीम में, एनपीएस कहते हैं। एनपीएस का मेरा एक अकाउंट होता है, उस अकाउंट में जाके डिपॉजिट होता है। वो जो पैसे होते हैं दैट मनी इज इन्वेस्टेड। एलआईसी एंड एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड एलआईसी विल टेक केयर ऑफ इट। दे विल इन्वेस्ट इट, दे माइट इन्वेस्ट इट इन म्यूचुअल फंड्स, दे विल माइट इन्वेस्ट इन फिक्स डिपॉजिट, जो भी है वो इन्वेस्ट करेंगे, तो वो और बढ़ते जाएंगे। मेरे रिटायरमेंट तक इट विल बी अ ह्यूज सम, इट विल बी अबाउट लाइक 670 लाख 80 लाख आज के रेट पे। इन्फ्लेशन वगैरह अगर आप मिलाएंगे और तब तक जो बढ़ के जाएगा, तो इट बी अ ह्यूज सम ऑफ अबाउट 2.53 करोड़। ये आपको लंप सम में 60% आपको मिल जाएगा, 40% आपको नहीं मिलेगा। 40% विल बी केप्ट असाइड फॉर योर एन्यूटी, मतलब उस 40% से आपको पेंशन मिलती जाएगी। तो वो एनपीएस आपको पेंशन दे रही है, गवर्नमेंट नहीं। ठीक है, तो ये एक एनपीएस का सिस्टम होता है। तो 1,14,000 इन हैंड मिलता है। ग्रॉस जो है अराउंड 1,24,000 1,25,000 तक मिलता है। कुछ डिडक्शंस के बाद इन हैंड 1,14,000 मिलता है। ठीक है, हाँ, ये आपकी इन हैंड में मिल गया। उसके बाद यू विल ऑब्वियसली हैव टू पे टैक्सेस, इनकम टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। तो आप अपनी इनकम काउंट कैलकुलेट करें। मान लीजिए 1 लाख आपको मिल रहे हैं, तो साल के आपको 12 लाख मिल रहे हैं।
12 लाख पे आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट करके आपको उस 12 लाख में से अपनी सैलरी में से इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा. यू विल हैव टू पे फ्रॉम दैट. ठीक है, तो वो यू विल पे. सो अगर आप इनकम टैक्स वगैरह निकालें तो 1,14,000 नहीं, द सैलरी विल बी अराउंड 1,02,000. ठीक है, क्योंकि वो आपको मिल तो रही है 1,14,000, लेकिन आप फिर आपको रिटर्न हर साल में आपको इनकम टैक्स पे करना ही है March 31 से पहले. तो उतना मिलता है. ठीक है, दैट्स योर स्टार्टिंग सैलरी. आगे जाके ज्यादा होती है. जब आप 15 साल के बाद डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं तो आपकी 2 लाख से ज्यादा हो जाती है सैलरी. यू माइट गेट अबाउट 2,20,000, 2,30,000, 2,40,000 तक की आपकी सैलरी मिलती है विद ऑल द अलाउंसेस. ठीक है. अच्छा, इनकम टैक्स पे आई एम नॉट आंसरिंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस. लॉट ऑफ क्वेश्चंस के क्या एग्जाम्पशंस मिलते हैं, वो दोज आर द सेम रूल्स दैट विल अप्लाई टू एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉय. देयर इज नथिंग, नो specific exemption or deduction for a judicial officer. Someone has asked me, can we take policies for LIC? Yes. Section 80C exemptions जो मिलते हैं इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, you will get that 1.5 lakh you can invest in LIC policy or fixed deposit or any ELSS equity linked savings scheme. You will get claim and exemption for that. Takwa is asking me, it has been implemented in your second pay commission has been implemented in my state, Takwa, in August last year itself. In some states I think it has not been implemented, तो last year का ही हो रहा है. ठीक है, वो जब भी implement होगा arrears will be paid, so there's no problem with that. Okay. अच्छा, leaves. Okay, Shama is asking me leaves कितने मिलते हैं. You get 15 leaves, casual leaves, 15 casual leaves मिलते हैं आपको, CL कहते हैं उसको. 15 casual leaves, 5 optional holidays. This is what you get every year. 15 casual leaves, 15 CLs and 5 optional holidays. CL तो आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं. आपके डिस्ट्रिक्ट जज हैज टू ग्रांट योर लीव. वो अगर ग्रांट करेंगे तो आपको लीव मिलेगी. ऑप्शनल हॉलीडेज जो है, क्या होता है, आप अगर कैलेंडर देखेंगे कोई हाई कोर्ट का, तो उस कैलेंडर में सम हॉलीडेज आर विल बी मार्क्ड एज ऑप्शनल हॉलीडेज. उस दिन आप वो लीव ले सकते हैं. ठीक है, आपको मैं लेट मी एक्चुअली शो यू कि कैसे दिखता है. I will show you the calendar of my state, okay, and then you will get it, understand it. Can you see the screen? I hope you can. This is my High Court's website. देखिए, ये कैलेंडर है ऑफ डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. इसके अंदर देखिए, दीज आर लीव्स, हॉलीडेज, सब कुछ दिए गए हैं. इसके अंदर जो रेड है वो तो हॉलीडेज है. हाँ, ठीक है. जैसे फॉर एग्जाम्पल लाइक अप्रैल में देखें, 5th को हॉलीडे था, बाबू जगजीवन मैम से बताइए, 7th को गुड फ्राइडे, ये सब हॉलीडेज हैं. ग्रीन में जो है वो ऑप्शनल हॉलीडेज है. इस दिन आपको काम करना होता है. इट्स अ वेरी रेगुलर वर्किंग डे, लेकिन यू कैन अप्लाई फॉर अ लीव ऑन ऑप्शनल हॉलीडे. ऐसे आप 5 ऑप्शनल हॉलीडेज अवेल कर सकते हैं एक साल में. यू कैन अवेल लीव्स ऑन एनी ऑफ द 5 ऑप्शनल हॉलीडे. तो जैसे जून में 20th को रथ यात्रा की ऑप्शनल हॉलीडे, 20th जून को, तो आई कैन अप्लाई. if I want to celebrate Rath Yatra, I can apply for that optional holiday and then I can go. 7th को ईद गदीर है, 28 जुलाई में. 28 को 9th मुहर्रम का ऑप्शनल हॉलीडे इन्होंने दिया है, अरफा कहते हैं हम. 29th को वैसे भी मुहर्रम का हॉलीडे है, तो 28th में भी आई कैन अप्लाई. पारसी न्यू ईयर August 16th आई कैन अप्लाई. तो ऐसे कोई 5 आई कैन अप्लाई. ओके, आई होप दैट मच इज क्लियर. ये लीव्स होते हैं. इनके अलावा यू हैव ईयर्स, अर्नड लीव्स. हर साल 30 अर्नड लीव्स होते हैं, 30. वाई आर दे कॉल्ड अर्नड लीव्स? क्योंकि अगर उस साल आप 30 लेते हैं तो ठीक है, आप ले लें. अगर आप नहीं लेते हैं तो जितने आप लीव्स नहीं लेते हैं उतने का आपको पे मिलता है, उतने की आपको सैलरी मिलती है. जैसे मैंने 10 दिन लीव्स, अर्न लीव्स ले ली, 20 छूट गए, 20 रह गए, तो 20 दिन की मुझे तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी. लेकिन अब नहीं, रिटायरमेंट. तो ऐसे में हर साल 30 ईयर्स मिलते हैं. मैं मान लीजिए हर साल सिर्फ 10 लेता हूँ, 20 जमा करते जाता हूँ. लेट्स से बाय द एंड ऑफ एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, हो सकता है मैंने कुछ साल में सारे 30 एग्जॉस्ट कर दिए, कुछ साल में नहीं किए,
तो एट द एंड ऑफ रिटायरमेंट लेट्स से मेरे 300 ईयर्स बच गए, तो 300 ईयर्स मतलब 10 महीने, 10 महीने की सैलरी मुझे एक साथ मिल जाएगी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ओके, बट कैप होता है कुछ स्टेट्स में, मेरे स्टेट में 300 का कैप है, ऐसा नहीं कि मैं 500 जमा करके क्लेम करूं, 500 अगर मैं जमा करूं भी तो वो 300 का ही देते हैं, वो कैप होता है। ठीक है, ठीक है, दैट्स हाउ लीव्स वर्क। हाँ, उसके अलावा मेडिकल लीव्स आप ले सकते हैं, उस पर ज्यादा कुछ लिमिट नहीं है, बट you need to submit medical certificates and everything that you had to be hospitalized or you are seriously ill, you can do that. Okay, acha, now I'm stopping the share here. I'll come to some questions also, but this is how it is. One last thing before I take your questions. What is your position, ये मैं थोड़ा सा डिस्कस करना ही भूल गया। जुडिशियल मैजिस्ट्रेट का लेवल जो होता है कंपेयर टू अदर गवर्नमेंट ऑफिसर्स, व्हाट इज द लेवल प्रोटोकॉल वाइज क्या होता है? अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन टर्म्स ऑफ प्रोटोकॉल, अगर रेवेन्यू मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर मैं बात करूं तो ही इज इक्विवेलेंट टू एसडीएम, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। कुछ स्टेट्स में एसडीएम को कहते हैं आरडीओ, रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर, कुछ स्टेट्स में कहते हैं डेप्यूटी कलेक्टर। तो एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज इक्विवेलेंट टू एसडीएम। ठीक है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में एसडीएम। पुलिस में अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज इक्विवेलेंट टू एसीपी, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस। एडिशनल नहीं, एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस थोड़ा ऊपर होता है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस एसीपी इज इक्विवेलेंट टू दैट। कमिश्नरेट अगर है तो एसीपी बोलते हैं उस पोजीशन को। कमिश्नरेट जहां पर नहीं है तो उसको हम कहते हैं डीएसपी, डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो अ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज इक्वल टू डीएसपी और एसीपी, एसडीएम और आरडीओ और डेप्यूटी कलेक्टर, इनके लेवल पे जो है ये रहते हैं। ठीक है, आपका प्रमोशन हो जाता है असिस्टेंट सेशंस जज, तब आप कह सकते हैं कि यू आर इक्विवेलेंट टू जॉइंट कलेक्टर। ठीक है, एंड यू आर इक्विवेलेंट टू एट द सेम टाइम पुलिस में यू आर इक्विवेलेंट टू एडिशनल एसपी। जब आप डिस्ट्रिक्ट जज बन जाते हैं तो देन यू आर इक्विवेलेंट टू डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम, एंड देन इन पुलिस यू आर इक्विवेलेंट टू एसपी, या कमिश्नरेट अगर हो तो डीसीपी। ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू हैव द कार्डर। ओके, रितिका कह रहे हैं कि सैलरी गिवन एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग पीरियड, यस यू गेट फुल सैलरी फ्रॉम द डेट यू ज्वाइन। ठीक है, इनफैक्ट ट्रेनिंग पीरियड में हम कहते हैं कि 10 से 5 तक बस बैठो और सैलरी लो क्योंकि ज्यादा कुछ करना होता नहीं है। ठीक है, तो इट्स दैट। ऑलराइट, विक्रांत कह रहे हैं अबाउट प्रमोशन। विक्रांत आप शायद अभी जुड़े हैं। ठीक है, प्रमोशन के बारे में हम आधा एक घंटा ऑलमोस्ट उसी के बारे में बात किया था, स्टार्टिंग ही उसी से किया था। ठीक है, यूट्यूब पे शायद लाइव स्ट्रीम हो रहा है, तो आप वापस जाकर आप प्रमोशन के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, स्पर्श कह रहे हैं हाउ टू बिकम एससी जज फ्रॉम लोअर जुडिशरी, यू कैन नॉट स्पर्श, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जब तक आप रिटायरी हो जाएंगे। अनुरंजन कह रहे हैं हाउ इज वर्क सेटिस्फैक्शन। ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन। काफी लोगों ने पूछा वर्क सेटिस्फैक्शन क्या है, कुछ लोगों ने पूछा एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है क्या। ठीक है, ये सब ओके। ऋषि पूछ रहे हैं कि कैन यू टेल अस अबाउट जुडिशियल कोर्स। ओके, वी विल कम टू दैट। ठीक है, वर्क सेटिस्फैक्शन, देखिए वर्क सेटिस्फैक्शन इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ यू डिराइव सेटिस्फैक्शन। अगर आप ऐसे सोचें कि क्या यार ये क्या बर्डन है, 10:30 बजे बेंच पे बैठो, इतने वकील आते हैं, हर वकील को अभी अभी कुछ चाहिए होता है, और जिस वकील को मैं कहता हूँ कि यार आज कुछ करो, वो कहता है, वो डेट मांगता है, वो आगे नहीं बढ़ता, तो व्हाट इज इट? तो इट विल ऑल डिपेंड ऑन हाउ यू डिराइव इट, योर वर्क सेटिस्फैक्शन एज। कभी कभी खुशी होती है when you feel that you are actually delivering justice, कि इस केस में किया तो काफी ऐसे खुशी होती है। इनफैक्ट ऐसा होता है कि जजमेंट देने के बाद उस शाम उस रात काफी ऐसे खुशी से, लाइक वेरी हाई स्पिरिट्स के साथ यू नो यू स्पेंड अगले दिन तक कम से कम। कभी कभी कन्विक्शन पे, खासकर मेरे साथ थोड़ा सा कन्विक्शन दिया है और सजा सुना दी और फिर व्हेन अबाउट टू साइन अ जजमेंट थोड़ा हाथ कांपता है। ठीक है, यू फील, बिकॉज ऐसे बार बार ख्याल आता है कि सही किया है ना, कुछ एविडेंस तो नहीं छूट गया। ठीक है, कन्विक्शन है ना इस जजमेंट में, तो थोड़ा ऐसा ऐसा लगता है।
but I guess it's a part of the job. You have to hold it strong, just sign it and forget about it कि चलो अगर मैंने गलत किया तो अपीलेट कोर्ट में अपील में कुछ हो जाएगा, ठीक है, बट मेरे हिसाब से मैंने सही किया, वो कॉन्फिडेंस आपको रखनी थी। जॉब सेटिस्फैक्शन है, यू हैव टू डिराइव फ्रॉम इट। कभी कभी थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है कि केस आगे नहीं बढ़ रहा, आप चाहते हैं कि केस जल्दी करें, पार्टीज कोऑपरेट नहीं करें, एडवोकेट्स कोऑपरेट नहीं करें, हाँ थोड़ा सा अनोइंग हो सकता है, बट अदरवाइज यू जनरली फील हैप्पी व्हेन यू वर्क। अच्छा एक चीज, क्या आपको कुछ ये होते हैं कि टारगेट्स होते हैं कि इतने कुछ जजमेंट्स देने होते हैं? यस, हाई कोर्ट्स विल मेंशन सम टारगेट्स, मंथली टारगेट्स, यू हैव टू फुलफिल दोज मंथली टारगेट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं डेट्स देता रहूं, मैं कोई जजमेंट नहीं लिखूंगा, मुझे क्या लिखना है, ऐसा नहीं। हाई कोर्ट जो है आपके ऊपर टारगेट्स देता है और उस टारगेट्स के हिसाब से आपकी एवरी 6 मंथ्स रिव्यू होती है और उस रिव्यू में आपके ऊपर कमेंट्स भी लिखे जाते हैं, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स में, एसीआर कहते हैं। If you're meeting those targets, you will get a satisfactory tag. If you're going above your targets थोड़ा ज्यादा, तो गुड भी मिल सकता है, वेरी गुड मिल सकता है, एक्सेलेंट भी मिल सकता है, बट इफ यू नॉट मीटिंग द टारगेट्स वो कहते हैं नॉट गुड, पुअर, ये भी मिल सकता है। एंड अगर आपके पुअर बहुत आ गया, 2-3 बार आ गया, तो फिर प्रमोशन में शायद आपको प्रमोशन ना मिले, यू माइट बी ओवरलुक्ड और आपकी सीनियरिटी कम हो सकती है, एंड आपका पे इंक्रीमेंट्स नहीं मिल सकते, आपकी सैलरी वहीं पर रुक देंगे, हर साल जो इंक्रीमेंट मिलता है वो भी वो रोक सकते हैं। तो यू हैव टू मीट दोस टारगेट्स। मेरे स्टेट्स में वी हैव टू मीट टारगेट ऑफ 17 पर मंथ, 17। एक क्रिमिनल जजमेंट दो तो 1 यूनिट मिलता है, 1 यूनिट। आई हैव टू गेट 17 यूनिट्स। एक सिविल जजमेंट भी दो तो 1 यूनिट मिलता है। आई हैव टू गेट 17 यूनिट्स, जैसे भी मिल रहे हैं 17 यूनिट्स। एक एक्सपार्टे सिविल जजमेंट दो तो हाफ यूनिट मिलता है मेरे स्टेट में, क्योंकि एक्सपार्टे मतलब एक ही साइड आपने सुना ना, उसके अंदर क्या दिमाग लगाया आपने, तो हाफ यूनिट। जैसे भी हो 17 यूनिट्स चाहिए हर हर महीने। एक महीने अगर 15 आ गए और एक महीने 19 आ गए, हाँ एवरेज हो सकते हैं, एवरेज 6 मंथ पीरियड में होता है, January 1st to June 30th में देखते हैं ऑन एन एवरेज ये 6 मंथ्स में 17 यूनिट्स आए या नहीं एवरी मंथ। तो अगर आए तो यू हैव मेट योर टारगेट, ठीक है, दैट यू हैव टू यू विल गेट इट, ओके। तो next is will let me go through some questions and I'll see if there are any things that I've missed, questions में पता चल जाएगा मुझे। अजहर पूछ रहे हैं रिप्लाइंग टू सर व्हेन यू एवर प्लीज कमेंट, क्या अजहर नहीं पता आपने क्या पूछा, काफी पहले चल गया होगा। अच्छा अजहर पूछ रहे हैं व्हेन यू हैव एनी एक्सपीरियंस टू सी, डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस टू सी टू फोर्स्ड बाय एक्सटर्नल पावर लाइक पावरफुल। ओके शायद, ओके मेरे को आपका सवाल समझ में आ गया, कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता है क्या? नहीं होता एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, जुडिशरी अभी भी इंडिपेंडेंट ही है, एटलीस्ट मेरे स्टेट्स में तो कोई इन्फ्लुएंस पॉलिटिशियंस का वगैरह नहीं होता है। इनफैक्ट इवन हायर जजेस विल आल्सो नॉट इन्फ्लुएंस, कोई डिस्ट्रिक्ट जज कॉल करके नहीं बोलते हैं कि इस केस में ऐसे करो, दे विल नॉट डू इट, ठीक है, ये एक डेकोरम, ये एक डिग्निटी, ये एक प्रोटोकॉल मेंटेन्ड है। कोई दूसरे स्टेट्स में होता हो मुझे नहीं पता, कोई बहुत इंपॉर्टेंट केस अगर हो तो होता हो, तो आई डोंट नॉट नो, बट जनरली मेरे साथ कभी नहीं होता। शहबाज कह रहे हैं ट्रांसफर्स, अच्छा ट्रांसफर्स के बारे में देखिए, the transfers happen every 3 years, at least in my state. दूसरे स्टेट, most of the states the same thing, हर 3 साल में एक बार ट्रांसफर होता है, ठीक है। द मैक्सिमम टाइम पीरियड दैट यू स्टे इन वन प्लेस इज फॉर 3 years। हाँ शहबाज पूछ रहे हैं कि अर्बन एरिया से रूरल एरिया ऐसे तो एडजस्ट होता है, एडजस्ट करने की डिफिकल्टी होती है, हाँ हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल है, सिटी में आपका 3 साल आपने काम किया, एकदम से रूरल एरिया 3 साल को डाल दिया, फिर आपको सिटी में डाल दिया, हो सकता है ऐसे एडजस्ट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हाँ होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है आपके बच्चों को, ठीक है, कितने स्कूल्स आप उनको बदलवाएंगे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा होता है, लेकिन ठीक है, आई थिंक दैट्स विद ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स, नॉट जस्ट जुडिशियल ऑफिसर्स, इवन इफ यू बिकम एन आईएएस, ट्रांसफर तो होता ही रहेगा। जजेस कैन परस्यू एलएलएम और पीएचडी, यस दे कैन, दे रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट को आप बस परमिशन लिख दें कि आई वांट टू परस्यू एलएलएम, यू कैन। हाई कोर्ट फिर रिप्लाई में करता है एज लॉन्ग एज इट्स नॉट इंटरफियरिंग विद योर ड्यूटीज, यू आर अलाउड टू परस्यू एलएलएम और पीएचडी, यस। एंड इनफैक्ट अगर आप एलएलएम करते हैं और पीएचडी करते हैं तो आपको सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलती है, ठीक है। तो आई थिंक I have not done LLM, but I think people who have done LLM in my state
उनकी स्टार्टिंग सैलरी मेरे से 4,000 रुपए ज्यादा मिली थी, दैट इज बिकॉज ऑफ देयर एलएलएम। जिन्होंने पीएचडी किया था उनको मेरे से 7,000 रुपए ज्यादा मिली थी सैलरी। ठीक है, तो वो इंक्रीमेंट जो है, वो ज्यादा सैलरी जो है वो आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे मिलती है। तो आप अभी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप एलएलएम करके ही जुडिशरी लिखें, या आप जुडिशरी लिख लें, हो जाए सेलेक्ट, उसके बाद आप जब यू आर सॉर्टेड देन यू कैन राइट योर एलएलएम, हाई कोर्ट से परमिशन लेके उसके बाद पीएचडी भी करें। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एकेडमिक्स, व्हाई नॉट। ओके, ओके, नेक्स्ट सेक्शन बोल रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर लैंग्वेज पेपर। ये सेक्शन हम यू आर पार्ट ऑफ जुडिशर कोर्स ना, हम आराम से बात करेंगे इस बारे में, ठीक है, क्योंकि वो अलग ही टॉपिक हो जाएगा। जुडिशर का कोर्स इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। फर्स्ट क्लास वाज yesterday. That class has been uploaded on Judishore YouTube channel also. You can watch that class. Proper classes will start from Monday, and yeah, you can join. I think there are a few slots left. Up judishore.com website पे जाके you can join. Okay, and if you're a part of uh, already a part of this thing, then yeah, Monday we will have classes 7 p.m. You will get the link. Okay, Samruddhi, can do judicial officers get police security all the time? No, only if it is needed you will get it. I know judges, I've met judges who have dealt with CBI cases, who have dealt with even bomb blast cases. Sessions judges की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको security मिली थी. The government has provided them security because they were dealing with such instances, such very sensitive cases. तो but generally नहीं मिलती है, जरूरत नहीं होती। कुछ स्टेट्स में मिलती है, हरियाणा में तो होम गार्ड वगैरह देते हैं, इसलिए इसलिए नॉर्मली ये कहा जाता है कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ हरियाणा इज द मोस्ट पावरफुल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इन द एंटायर कंट्री, बिकॉज थोड़ा सा दबंग उनका आई थिंक होता है कि होम गार्ड वगैरह और एक पुलिस कांस्टेबल अटैच्ड। नॉट इन माय स्टेट। शाहबाज बोले, डू जजेस बिकम जूनियर सिविल जज और जुडिशियल मैजिस्ट्रेट? नहीं, डिपेंडिंग ऑन one's preference, no, you don't have preference, Shabazz. High Court will post you as whatever, ठीक है, they want to. Kavya, I've answered your question. ठीक है, स्पर्श आपने शायद स्टार्टिंग का कुछ हिस्सा नहीं सुना है, इसलिए आप मुझे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं। एडीजे बन जाए तो 3 साल में क्या, तो फिर उसके बाद एससीजे जाए। ठीक है, आप एक बार यूट्यूब पे जाके पहले से थोड़ा सेशंस देखिए। जैनब कह रहे हैं 3 years एडवोकेट प्रैक्टिस चाहिए? नहीं चाहिए जैनब, ये हुआ करता था, अब नहीं है। ठीक है, पहले हुआ करता था, तो जो वेबसाइट्स आप देख रहे हैं वो आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। 80 पूछ रहे हैं लोकल लैंग्वेज आपको आती थी क्या तेलंगाना में? यस, मुझे तेलुगु आती है। इनफैक्ट स्कूल में मेरी फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु थी। आई एम फ्लुएंट इन इट। ठीक है, आशीष बोल रहे हैं कैन यू गो टू फ्राइडे नमाज? यस यू कैन आशीष। ओके, समृद्धि बोल रहे हैं डू वी नीड टू स्टडी डेली इवन आफ्टर बिकमिंग अ जज? डेली नहीं, ऐसे कुछ क्या पढ़ाई करेंगे आप डेली यार, कब तक पढ़ाई करेंगे आप? ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन अगर देखिए कब पढ़ाई करते हैं, मैं बताता हूँ मैं कब पढ़ाई करता हूँ अक्सर। अगर आर्ग्यूमेंट्स हो कोई केस में, फाइनल आर्ग्यूमेंट्स में द एडवोकेट इज मेंशनिंग वन केस लॉ, कि देखिए सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दिस इन दिस केस लॉ। आपको नहीं पता, मान लीजिए आपको वो केस नहीं पता, तो आप क्या करते हैं, आप वो नोट डाउन कर लेंगे, चेंबर में आएंगे, घर जाएंगे, आप एक बार देख लेंगे कि अच्छा जो एडवोकेट ने कहा वो सही है, डिड सुप्रीम कोर्ट होल्ड इट लाइक दैट। यू फाइंड इट एसएससी ऑनलाइन। एसएससी ऑनलाइन का एक्सेस जो है सारे जजेस को हाई कोर्ट प्रोवाइड्स इट फ्री में। ठीक है, तो एसएससी ऑनलाइन अपनी आईडी से आप लॉग इन कर लीजिए और डाउनलोड दैट केस पीडीएफ, प्रिंट निकाल बाजिए, अगर अगर आपको प्रिंट करना है, केस नोट देख लिए, रेलेवेंट पैराग्राफ आप पढ़ लीजिए, काफी है। एंड इनफैक्ट जो एडवोकेट साइट करता है, ही विल नॉट सिंपली साइट दैट केस, ही विल आल्सो साइट दैट रेलेवेंट पैराग्राफ, तो आपको इतना पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं। तो उस किस्म की पढ़ाई हाँ आपको थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको वो पढ़ेंगे तभी आप जजमेंट दे पाएंगे, बिकॉज द एडवोकेट हैज मेंशन्ड इट, सो यू हैव टू डू दैट। बट अदरवाइज जनरली कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत अपडेटेड नॉलेज रहे, यू नो, लीगल अपडेट्स वगैरह थोड़ा बहुत फॉलो करते तो अच्छी बात है। अंकित क्या यार, आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? छोड़ रहा हूं मैं। आई होप दैट वाज सरकास्टिक।
because you've added an emoji. हुसैन बोल रहे हैं, is it a load of cases on judges, sufficient judges are appointed? यार अभी कोविड के वजह से ना बहुत ज्यादा बैकलॉग हो गया, 2 साल ऑलमोस्ट कुछ ज्यादा डिस्पोजल हुआ नहीं था. अदरवाइज आई विल से दैट देयर आर इनफ नंबर ऑफ जजेस. जजेस की कमी नहीं है. लोग बोलते हैं ना कि जजेस इतने कम क्यों, कम है. जजेस की कमी नहीं है. आई विल से दैट अगर एडवोकेट्स कोऑपरेट करें और वो अगर जल्दी जल्दी यू नो डेट्स ना लें तो बहुत हद तक बैकलॉग क्लियर कर सकते हैं. ठीक है, तो ज्यादा कोऑपरेशन हमको एडवोकेट से चाहिए होती है. वरना जजेस तैयार होते हैं, उनको क्या करना है, एविडेंस रिकॉर्ड करना है, हाँ करो. उनको आराम से एसी में बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, एविडेंस रिकॉर्ड होगा, लास्ट में जजमेंट ही तो देना है. इसमें क्या प्रॉब्लम. ठीक है. शमा बोल रहे हैं, व्हाट इफ यू नो द अक्यूज्ड इज गिल्टी एंड देयर आर एविडेंस ऑफ इट बट विक्टिम्स डोंट वांट टू कंटिन्यू टू गेट जस्टिस. हाँ ऐसे होता है. कॉम्पाउंडेबल केसेस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं. एक्सीडेंट केस में मान लीजिए कोई इंसान एक्सीडेंट में मर गया, 304A मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है, 2 years. इट्स कॉम्पाउंडेबल. It's not compoundable, sorry, but it is a summary summons case होता है. ठीक है. तो what will happen there? It's not compoundable, but the person will come, the witnesses will come. कौन होंगे witnesses? उसके family members. जो इंसान मर गया एक्सीडेंट में उसके family members आएंगे, आकर कहेंगे कि इस केस के बारे में हमको कुछ नहीं पता. So they have turned hostile. जब hostile हो जाए, अब हम क्या कर सकते हैं. आपको अक्यूज को अक्विट ही करना पड़ेगा. वो हॉस्टल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है अक्यूज ने कुछ पैसे दे दिए हो कोर्ट के बाहर, कहा हो कि 5 लाख रुपए ले लो, मेरे जेल जाने से आपको क्या फायदा. ठीक है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, ये ले लो और आप जाके कह देना कि आपको केस के बारे में कुछ नहीं पता. हॉस्टल हो गया, आपको अक्विट करना पड़ेगा इवन इफ यू नो कि इट इज liable for conviction. You don't have evidence. So as a judge in India, because this is adversarial system, as a judge you do not go beyond the court record. फाइल में जो एविडेंस है उतना ही आप देखते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं देख सकते. हेटी बोल रहे हैं, आर ट्रांसफर्स वेरी फ्रीक्वेंट, वंस इन एवरी 3 years. अनलेस आपके खिलाफ अनलेस कोई कभी कभी हो सकता है, आउट ऑफ टर्न ट्रांसफर्स भी हो सकते हैं. दैट इज देयर कुड बी रीजंस. ओके, फॉर आउट ऑफ टर्न ट्रांसफर्स. कोई दूसरा कोर्ट खाली है और उस कोर्ट पे इमीडिएट रिक्वायरमेंट है जज की, तो आपको निकाल के वहां पर डाल दिया, तो ऐसा कुछ हो सकता है. बट जनरली 3 years में एक बार होता है. ठीक है. Samriddhi बोल रहे हैं, what is the importance of exam rank in posting and salary? That's a good question, Samriddhi. Your rank will determine your seniority. Okay, आपके रैंक से आपकी सीनियोरिटी जो है डिटरमाइन होती है. तो इफ यू आर गेटिंग रैंक 1, देन लेट्स से 50 पीपल आर सिलेक्टेड, 50 वैकेंसीज थे, 50 जजेस सिलेक्ट हुए एक बैच में एक साथ. आपका रैंक 1 है, यू आर द सीनियर मोस्ट. जब प्रमोशंस होंगे आपसे स्टार्ट होंगे प्रमोशंस. सो आपका प्रमोशन होगा, उसके बाद रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4. योर सीनियरिटी में मेरिट लिस्ट वैसे ही प्लेस हो जाती है. ठीक है. तो दैट्स हाउ इट इज. काफी ज्यादा एडवांटेज होता है. इनफैक्ट अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बैच में 66 जजेस वर सेलेक्टेड. 66 वैकेंसी तो 70 की थी, बट दे हैव सेलेक्टेड 66 जजेस. माय रैंक वाज 3. तो रैंक 1 जो है उसका पहले प्रमोशन होगा, 2 का बाद में प्रमोशन, उसके बाद आई विल बी प्रमोटेड, देन रैंक 4. और मेरे से मतलब 1 2 3 से लेकर लास्ट में जो 65 66 रैंक वाले जो ऑफिसर्स होते हैं, उनमें प्रमोशंस में कम से कम 2 साल का फर्क पड़ सकता है. मतलब रैंक 1 के प्रमोशन के बाद 2 साल के बाद रैंक 65 66 का प्रमोशन हो रहा है. ठीक है, तो इतना फर्क होता है, जबकि अपॉइंट तो 7 हुए थे. ठीक है. काव्या बोल रहे हैं, डू हैव टू टेक परमिशन टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. इफ यू आर अ मैजिस्ट्रेट, you need permission of a district judge to leave your jurisdiction. You have to be in your jurisdiction 24/7 because you will get remands, you will get dying declarations. आप अपना jurisdiction छोड़ के नहीं जा सकते. If you have to leave, you have to take permission of the judge. Why? District judge. Why? Because he will then appoint another magistrate as in charge of your court, so that that person in your absence can take remands and record dying declarations. ठीक है. गरिमा बोल रहे हैं, कैन वी परस्यू पीएचडी फ्रॉम अदर स्टेट्स. हाँ, पार्ट टाइम अगर लॉन्ग टर्म पीएचडी है तो यस. फुल टाइम आपको हमेशा जाना है तो ऑफ कोर्स द
हाई कोर्ट विल नॉट गिव यू, आप कैसे मैनेज कर पाएंगे? एडवोकेट नवेद बोल रहे हैं स्पोर्ट्स में कोई फैसिलिटीज नहीं है, अगर कोई डिस्ट्रिक्ट में कहीं हो तो पता नहीं। आई नो एक जगह हिंदूपुर, ये अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में है आंध्र प्रदेश में, वहां पर कोर्ट कॉम्प्लेक्स में बैडमिंटन कोर्ट्स और टेनिस कोर्ट्स थे। तो वहां पर जजेस वगैरह सब टेनिस और इवन एडवोकेट स्टाफ वगैरह टेनिस और बैडमिंटन काफी खेलते थे। डिपेंड करता है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, डिपेंड करता है। यहाँ जहाँ मैं पोस्टेड हूँ, कभी कभी बाहर थोड़ा मैदान है तो कोई इवेंट वगैरह स्पोर्ट्स इवेंट बाहर कंडक्ट करती है तो दे प्ले अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम लाइक बैडमिंटन वॉलीबॉल टू कबड्डी, ये सब। हम्म, मेहमान बोले सेम डिस्ट्रिक्ट मिल जाता है, सेम डिस्ट्रिक्ट मतलब आपका नेटिव डिस्ट्रिक्ट में आपको कभी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, आपके नेटिव डिस्ट्रिक्ट में आपको कभी पोस्टिंग नहीं मिलेगी। काव्य बोल रहे हैं हाउ मच पर्सनल टाइम डू यू गेट? ऑल ऑफ दिस, 10:30 10 o'clock से लेके 5 o'clock तक कोर्ट का काम है। कभी कभी मुझे 5:30 6 बज जाते हैं, उसके बाद तो आई हैव पर्सनल टाइम ओनली। ठीक है। गरिमा बोल रहे हैं हाउ इज सोशल लाइफ एज अ जज? देखिए बाहर आप जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अटेंड लॉट ऑफ you know weddings, ये सब। the only thing is you have to maintain distance from two groups of people. One is you have to maintain distance from advocates. आप एक अकेले एडवोकेट से मिल रहे हैं, किसी और ने देख लिया तो क्या इंप्रेशन जाएगी? इजीली रूमर्स क्रिएट हो सकते हैं कि देखो कुछ केस के बारे में बात करें, द जज कुड बी करप्ट। दूसरा, यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम पुलिस। द पुलिस रिपोर्ट्स टू यू, यू हैव टू होल्ड पुलिस लायबल। पुलिस के साथ थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रिक्ट नहीं है पुलिस के साथ तो कौन रहेगा? ऐसे हुआ है वेयर आई हैव रिजेक्टेड अ रिमांड कि मैं रिमांड एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, ले जाओ। तो सडनली द एसआई और सीआई इंस्पेक्टर will come and he will come stand before you, put a salute to you and say sorry sir, इसमें ये reasons थे इसलिए रिमांड करना पड़ा, प्लीज इसको अलाउ कर दें। I will say give it to me in writing, submit, he'll say yes sir and then he'll salute and go back. You have to be this thing. अगर आप फ्रेंडली हो जाए तो how will you hold them accountable? अगर ज्यादा फ्रेंडली हो जाए तो फिर अक्यूज तो अफवाह फैलाएंगे कि यार ये तो पुलिस से बहुत मिलते हैं सर, तो ये तो प्रोसिक्यूशन की तरफ ही रहेंगे, पुलिस की बात ही मानेंगे और हमको कन्विक्ट करेंगे। यू हैव टू मेंटेन डिस्टेंस। ये दो डिस्टेंस आप मेंटेन करें, बाकी सब यू कैन हैव योर नाइस सोशल लाइफ, इज नॉट मच ऑफ एन इशू। ठीक है, ये थोड़ा रहना पड़ेगा और थोड़ा डिग्निफाई रहना पड़ेगा आपको। यू कांट वॉक अराउंड द टाउन इन शॉर्ट्स, ठीक है, जस्ट बिकॉज यू नो यू हैव टू मेंटेन दैट सॉर्ट ऑफ डिग्निटी। ठीक है, बट बाकी का और कुछ या डू यू हैव ऑफ्स ऑन वीकेंड्स? नहीं यार, अनफॉर्चुनेटली नॉट। ओनली सेकंड सैटरडे इज एन हॉलिडे एंड संडे डेफिनेटली इज अ हॉलिडे, यस। एटी पूछना है उन्होंने हिंदी एंड इंग्लिश कैन आई आल्सो अपीयर इन साउथ इंडियन स्टेट्स? यू कैन अपीयर इन तेलंगाना, ओके, बिकॉज लैंग्वेज रिक्वायरमेंट बहुत कम है। बट नो, यू कांट अपीयर इन तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, नो। होमगार्ड नहीं, नॉट इन तेलंगाना बट इन अदर स्टेट्स देयर माइट बी। थैंक यू सक्षम। और कोई सवाल? मैंने बहुत सारे रिप्लाई कर दिए। सुभान बोल रहे हैं मी एंड माय टू फ्रेंड्स वांट टू जॉइन द कोर्स, कैन यू प्लीज बुक आवर स्लॉट्स? बुक आवर स्लॉट्स कुछ नहीं होगा सुभान, आई थिंक है ही शायद 4 स्लॉट्स बचे हैं। तो you can of course definitely join, but you will have to go to the website and pay, that's it. Okay. um, we won't book your slot just by saying it, just go and pay her, and it's 30,000 rupees, come on, I mean compared to other coaching it's very less, so yeah. Kasira, that's nice, okay, thank you so much. Language barriers कुछ ज्यादा नहीं होते, डिपेंडिंग ऑन योर स्टेट। मेरे स्टेट में इंग्लिश में जजमेंट्स दे सकते हैं, तो ऐसे अगर आप जो टारगेट कर रहे हैं स्टेट में वहां पर देखें कि कोर्ट लैंग्वेज कौन सी है, तो यू हैव टू बी गुड इन दैट लैंग्वेज। ओके, सुभान इज टाइपिंग गिव लिंक टू रजिस्टर, इट्स judiciary.com, JUDISURE, judiciary.com। उज्जवल कह रहे हैं डू मैजिस्ट्रेट गेट लीव विथ पे फॉर एलएलएम? लीव विथ पे फॉर एलएलएम नहीं, बट आप अपने ईयर्स लगा सकते हैं, अर्नड लीव्स लगा सकते हैं अगर आपको एलएलएम की एग्जाम ले। बट साल साल भर आपको सेमेस्टर सेमेस्टर फुल टाइम एलएलएम कर रहे हैं तो आपको लीव चाहिए, बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको। लीव विथ पे क्या विदाउट पे भी शायद आपको ना मिले।
Sabha बोल रहे हैं, loved the way you explained. There is not a single article on web with such minor details. Will you teach in the course? Yes, I'll be teaching CRPC, CPC, evidence, contracts, transfer of property. Mostly these 5 subjects. Yes. Okay. How to prepare for Delhi judiciary? ये तो practical application based questions ये हम classes में deal करेंगे अक्षिता, ठीक है? We will obviously discuss the kind of questions, previous year questions. There are so many mock tests that you are going to write. So once you write those mock tests, before the mock test itself, we will tell you how exactly to handle each question. And once you write those, we will give you personal feedback कि कैसे आप आपने कैसे लिखा है और कैसे इसको लिखना है और कैसे improve कर सकते हैं. So we will do that, Akshita. In the course. 80, I think I've answered your question. Okay, I think Naved बोल रहे, can we force police to record DD instead of magistrate? No, you cannot. In fact, ऐसा एक बार हुआ है हैदराबाद में मेरे एक बैचमेट्स के साथ, मेरा कोई और जज के साथ, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगा, where this person she said रात के 3 बजे कुछ डाइंग डिक्लेरेशन आया था, तो उन्होंने कहा कि मेरे से अब नहीं होगा, मैं नहीं करूंगी रिकॉर्ड, पुलिस को मना कर दिया कि आप रिकॉर्ड कर ले, मैं नहीं करूंगी. तो पुलिस ने एक्चुअली दे रिपोर्टेड दिस टू द CJM, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड द CJM called for explanation कि why did you do this, how could you even do this. High Court took it very seriously एंड हाई कोर्ट से भी कॉल फॉर एक्सप्लेनेशन आया था कि एक्सप्लेन द रीजंस. अब उन्होंने रीजंस दे दिए दैट शी वाज एक्सट्रीमली इल एंड शी कुड नॉट गो आउट ऑफ द हाउस एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तब भी हाई कोर्ट ने बोला इफ यू आर एक्सट्रीमली इल देन यू हैव टू इन्फॉर्म योर CJM so that the CJM can make alternate arrangements and some other magistrate can be put in charge. ठीक है, but this is no reason, ऐसे उन्होंने कहा था. Samruddhi, yeah, thank you. You have Maharashtra exam in September, okay. All the best, Samruddhi, yeah. Do well. Hope you become the judge, okay, in this attempt itself. Okay. Krishna Kumar बोल रहे हैं, I just enrolled. Can you confirm my payment? Yeah, you have to call Judishore number. आप text कर दें Judishore number पे, WhatsApp कर दें. They will confirm it. Okay. So now you have now we have 3 stars left, I think. Okay. और क्या? Samriddhi, yes, I know you are the student of the first batch. I remember, definitely. Okay. Please let me know if you need any help, okay? You can always text me with your preparation. Okay. And especially when you reach your interview, do let me know because I'll do some mock interviews also with you. We hope you reach there pretty soon. ठीक है. नवेद बोल रहे हैं एज अ विक्टिम्स फैमिली मेंबर्स कैन आस्क पुलिस. नहीं यार, विक्टिम फैमिली मेंबर्स का कोई से नहीं होता कौन रिकॉर्ड करेगा डिक्लेरेशन. मैजिस्ट्रेट विल रिकॉर्ड इट. ओके, मैजिस्ट्रेट ओनली विल रिकॉर्ड इट मोस्टली. अगर मैजिस्ट्रेट कहीं अवेलेबल नहीं है, एकदम बहुत ही ऐसा सिचुएशन, तो डॉक्टर वो रिकॉर्ड करेगा. और डॉक्टर नहीं हो पा रहा है तो कम से कम पुलिस, एनीवन कैन रिकॉर्ड इट, बट मैजिस्ट्रेट in 99.99 cases magistrate will record it. Okay. Okay, with this I think we will end the session. Okay, hope I have answered your questions. Hope it was helpful. थोड़ा सा insight आपको मिल गई होगी. ठीक है. Classes Abdul Bari are starting on Monday 5th. Monday को start हो रहे हैं, शाम के 7 बजे क्लास होगी. कल एक क्लास हमने ली थी, इंट्रोडक्टरी क्लास, और उस क्लास की रिकॉर्डिंग YouTube पे हमने अपलोड कर दी है. आप देख सकते हैं उसको. जिन्होंने एनरोल नहीं किया वो भी देख सकते हैं YouTube पे जाकर. जुडिशोर के चैनल पे आप जाएं. Yesterday's class was uploaded yesterday itself. You can go and watch. अगले बैचेस में जो है, अगले क्लासेस जो है वो YouTube पे अपलोड डेफिनेटली नहीं होंगी. मंडे से जो क्लासेस होंगी, so that. Priyanshu कह रहे हैं, my friend was in the first batch. She's a judge now. She recommended, so I've also enrolled in this batch. Hope I also get selected soon. Definitely, Priyanshu. I hope so. Okay, all the very, very best. Let's make sure that you do. Okay. So thanks a lot, guys. Hope it was a good session. I will see you all, everybody who has enrolled. I will see you all on Monday in the class.
maybe not me. I think Professor Faizan Mustafa is going to take the Monday class, but maybe I will see you on the next Monday on 12th, because maybe that week I will have classes. Okay. On 5th, Sir is starting constitutional law. So I think Sir is going to take classes next week. Okay. Thank you all. Hope this was good session for you to learn from. I will see all of you who have enrolled in the class. Okay. Thank you so much. Take care. All the very best. Hope to see you soon. Good night. Okay. Bye-bye.